नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी? मऊ में है इस समय। ये है मऊ में फागू की चाय की दुकान, फागू टी स्टॉल कहते हैं। हमारे कार्ड में आयुष जी की असीम अनुकंपा द्वारा उसको लिखा गया है फागुन टी स्टॉल। अमित राज जी के सहयोग और आयुष जी के अनुकंपा से लिखा गया है फागुन टी स्टॉल। इनके लिए 11 रुपये का इनाम जो टिक टैक के बाद दिया जाएगा। तो मऊ में जब आप आते हैं, मऊ में आते ही आपका यूपी के उन कुछ खास और दुर्दांत समीकरणों से आपका सामना होता है, जहाँ पे माफियाबंदी है, जहाँ पे पुलिस केस हैं, जहाँ पे अदावतें हैं, जहाँ पे हत्याएं हैं, चुनाव है, पॉलिटिक्स है और सब कुछ है। जाहिर सी बात है कि हम मऊ और गाज़ीपुर के जब उस धड़े में बैठते हैं तो अंसारी परिवार का जिक्र किए बिना सारी बात नहीं पूरी होती। मुख्तार अंसारी जो इस समय जेल में बंद हैं और मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। हाल फिलहाल चर्चे हैं कि वो अब एक नई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मऊ में क्या है? मऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग हैं, खाने पीने की जगहें हैं। मुझे यहाँ के पत्रकार हैं दुर्गा जी, उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरती खाइएगा। तो मैंने बोला कि जौनपुर वाले भी बोलते हैं कि हमारी इमरती खाइएगा। तो मुझे लगता है कि कौन सी इमरती खाई जाए, इस पे बहस हो सकती है अभी। और ये साहब हैं जिन्होंने, ऐसा ठीक है खड़े रहिए, ये साहब हैं, इन्होंने कहा कि पहले हमसे बात कर लीजिए, हमको बाहर निकलना है। गाजीपुर निकलना है। अच्छा, गाजीपुर निकलना है। अच्छा, इसलिए आप बोले पहले बात कर लीजिए। क्या नाम है आपका? विशाल जायसवाल नाम है मेरा। अच्छा, मेरी ओर देख के बात कीजिए। ठीक है, कैमरा फ्रेंडली नेता लोग होते हैं। अच्छा। आप जनता हैं। हाँ, बहुत सारे नेता लोग की फोटो आती है जो कैमरा देखते हैं, है ना? तो विशाल जायसवाल नाम है। जी सर। क्या करते हैं विशाल आप? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जी। क्या क्या एरिया देखते हैं आप? मैं गाजीपुर और बलिया और मऊ 3 एरिया है मेरा। क्या करना होता है यार एमआर को? एक्चुअली एमआर का मेन काम तो होता है डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना और अपने प्रोडक्ट की खासियत को बताना कि क्या मोड ऑफ एक्शन या फिर नए कुछ यूनिक स्ट्रेंथ हैं, उनके बारे में डॉक्टर को बताना। डॉक्टर उससे अवेयर पहले से रहता है, लेकिन कुछ न्यू इंडिकेशन या न्यू अपडेशन आता है, उसको हम लोग डॉक्टर को जाके बताते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर लोग को गिफ्ट भी देता है एमआर? हाँ, वो प्रोडक्ट रिमाइंडर के लिए गिफ्ट दी जाती है। जैसे कोई प्रोडक्ट डॉक्टर को याद रहे तो अब ये पेन देखिए। हाँ, उस पेन पे लिखा रहता है नाम प्रोडक्ट का, ताकि डॉक्टर बार बार उसको दिमाग में बैठा रहे, ताकि उसके कलम पे वो प्रोडक्ट आ जाए। अच्छा, मतलब वो होता है मार्केटिंग का तरीका एक तरह से। हाँ, मार्केटिंग मिला जुला के वो नाम छप जाए दिमाग में। जी। यार पैरासीटामोल में यही वाला कंपनी का ब्रांड लिखा है। जी। अच्छा, और भी बड़ा गिफ्ट भी दिया जाता है? नहीं, अभी MCI नहीं, खबर चलता है बहुत बड़ा सा गिफ्ट दिया। और कंपनियों का मुझे नहीं पता। जो हम लोग के स्टैंडर्ड वाली कंपनी है, हाँ। वो अब MCI की गाइडलाइंसेज आ गए हैं कि बिलो 1000 के गिफ्ट हम लोग 1 ईयर में 1 टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्टर को। उससे ज़्यादा के MCI की गाइडलाइंस में ये मतलब प्रतिबंधित है। 999 रुपए का गिफ्ट? हाँ, उससे, और उस साल भर में एक बार। साल भर में एक बार? हाँ, ठीक है। मैंने 5 रुपए का दिए तब भी साल भर में एक बार, और 999 रुपए का दिए तब भी साल भर में एक बार। एक कंपनी अपना एक बता देती है हाँ। कि इतने डॉक्टर हैं, उनके लिए साल भर का एक बजट तैयार हो जाता है और हर मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हम लोगों को। अच्छा। कंपनी देती है, हम लोग डॉक्टर को देते हैं। चलिए विशाल जी, ये बताइए, आप रहने वाले गाजीपुर के हैं, खड़े हैं मऊ सदर में। मैं 5 सालों से पिछले 5 सालों से मैं मऊ डाउन कर रहे हैं। हाँ, और दोनों जगह है बवाली। हाँ, ये तो बताइए क्या किस मुद्दे पे मऊ में चुनाव होगा इस बार आपको लगता है? अभी गाजीपुर आएंगे तो गाजीपुर वाले बात करेंगे आपसे। जी। पहले मऊ वाला बताइए। मऊ में एक्चुअली सर मुद्दा मेरे ख्याल से, अगर आप नौजवान पढ़े लिखे हैं तो 2 मुद्दे होने चाहिए। एक तो विकास और दूसरा रोजगार। अच्छा। ठीक, शिक्षा तो हम लोग ले लेते हैं अपने हिसाब से, जितनी भी कैपेसिटी जिसकी होती है वो शिक्षा ले लेता है। लोग कहते हैं कि शिक्षा का अभाव है। क्यों अभाव है? आज गरीब से गरीब बच्चे, रिक्शे वाले के लड़के भी IAS UPSC की तैयारी करके क्वालिफाई कर ले रहे हैं। लेकिन लोगों में पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। खैर, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि विकास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए फर्स्ट, और सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए रोजगार होना जी। तो अभी जो सरकार इस समय मौजूद है, या मऊ के जो विधायक लोग हैं, मुख्तार अंसारी समेत बाकी सभी लोग, क्या उन लोगों ने काम धाम किया कि नहीं सब चीज़ पे? मुझे तो नहीं लगता है कभी किया। जेल से बाहर रहेंगे तब तो करेंगे काम। विधायक वगैरह
बाकी सरकार वगैरह सरकार ने काम किया है, जैसे रोजगार पे और शिक्षा पे? नहीं, रोजगार पर नहीं, विकास की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपने कहा कि- पहला मेरा फर्स्ट था विकास, सेकंड था रोजगार। ठीक है, चलिए। विकास होगा तो रोजगार धीरे धीरे मिल सकता है। जैसे ये सड़कें बन रही हैं, आवागमन जब बढ़ जाएगा लोगों का, इस रूट से जाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे भी लोग अपना ठेला खुमचा देखिए लगा ही रहे हैं। सब लोग रोजगार सबको मिला ही है, इसको भी रोजगार ही कहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सरकारी नौकरी ही एक रोजगार का पैमाना होता है। मैं मानता हूँ। मैं भी एक प्राइवेट नौकरी में प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन ये मैं भी रोजगार ही है मेरा। मैं भी एक अच्छी खासी मेरी जगह है, लेकिन लोग सोचते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब ही एक पैमाना होता है रोजगार का, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। लोगों को थोड़ा सा समझना होगा इस बारे में। कोई भी रोजगार, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, वो भी एक रोजगार ही है। आपका क्या नाम है? राहुल ने राहुल। क्या करते हैं राहुल आप? भाई और किसी को भी बात करना हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं सबकी तरफ आ जाऊंगा। हाँ, आ जाइएगा आ जाइएगा। हाँ, शिक्षक भर्ती की तैयारी करता हूँ। शिक्षक भर्ती की तैयारी। अच्छा, मतलब ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके नाम पर पूरे यूपी में बवाल कटा हुआ है ना? हाँ, होता रहता है बवाल। हाँ। सही बवाल है गलत बवाल है? सही मोबाइल है। सही बवाल है। अच्छा, तो काहे इतना बवाल हो रहा है? भर्ती कोई निकल नहीं रही है तो मोबाइल हो रहा है। भर्ती निकल नहीं रही है तो बवाल होगा। हाँ। और विकास कार्य, जैसे ये विकास विशाल जी बता रहे थे कि बड़ा विकास कार्य हो रहा है, रोड बने हैं, रोड रोड बने। बना है। हाँ, अच्छा, इतना काम धाम हुआ है कायदे से? हाँ, अच्छा, और बाकी अभी रोजगार वगैरह का क्लियर नहीं है मामला? हाँ, रोजगार का क्लियर नहीं। हाँ? रोजगार नहीं मिल रहा है, बस यही अच्छा, प्रॉब्लम। रोजगार अभी नहीं मिल रहा है। अच्छा, रोजगार को लेके थोड़ा सा अभी मामला डामाडोल है। अच्छा, आपके क्या हुआ? ये आप मेरे तरफ से सैनिटाइजर ले लीजिए। आप लोग नहीं नहीं नहीं, हमारे पास सैनिटाइजर प्रॉपर है। बांट दीजिएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास है, रखिए रहिए आप जरूरतमंद को दीजिए, मेरे पास है अभी। ठीक है, मतलब लोगों के लिए। नहीं नहीं, आप रोज लोगों को खुद से दे दीजिए, मेरे पास अभी ऑलरेडी है। ज़रूरतमंद को दीजिएगा। अच्छा, तो ठीक है, अब रोज़गार की बात हो रही है और आपके विधायक, आप तो यहीं के रहने वाले हैं कि देवरिया के? हमारा फुआ का घर यहीं पर है। फुआ का घर यहीं पे है? हाँ, यहीं पर आता हूँ 5 साल से। यहीं पे रहते हैं? अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 5 साल से। और वोट कहाँ डालते हैं? देवरिया। देवरिया वोट डालने जाते हैं। अच्छा, देवरिया से तो होके चले आए। रोहित नाम है ना? राहुल। राहुल, सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे यार तुम जब आए होगे देवरिया से राहुल, तो यार यहाँ पे तो हम तो सुनते थे कि यार मऊ में लोग बड़ा डरते हैं, मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लेना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा लोग डरता है? जैसे एक बार था, लोग कहते थे कि सिवान में शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया जाता है, यहाँ पे उनका नाम नहीं है, मुख्तार अंसारी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, लोग डरते नहीं हैं, बस डरते नहीं हैं, डरते डर नहीं है इतना? अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या नाम है भैया, आप बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र है। क्या करते हैं शैलेंद्र आप? मैं तो एक शिक्षक हूँ। शिक्षक है क्या? प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में कि? हाँ, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, शासकीय शिक्षक हूँ। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत हूँ। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत हूँ मैं। रिसोर्स पर्सन के पद पे हाँ। रहते हैं, मतलब क्या काम होता है? मेरा काम है कि विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक प्रयास मेरा होता है, जिसके तहत मुझे 1 महीने में 30 विद्यालयों को विजिट करना होता है। अच्छा। और शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना होता है। शैक्षणिक सपोर्ट? जी, क्या जी। सपोर्ट प्रदान करते हैं? मीन्स उनको अवेयर करते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो केवल शिक्षा के माध्यम से नहीं हो सकता है। आर्थिक के साथ हमारा सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों में जब सामंजस्य रहेगा तो वही सतत पोषणी सिद्धांत के तहत विकास हो सकता है हमारा। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि बच्चे अगर पढ़ लिख लें, देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत सुधर गया है, लेकिन अनाथ आश्रम भी बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे संस्कारों में अभाव आ गया है। तो हम लोग का प्रयास होता है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ा जाए और उसके साथ पर्यावरण के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, यूपी में टीचरों की स्थिति को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे बीते समय में। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा कि एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए। तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। अच्छा, मतलब एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो कहीं ना कहीं से हमारा जो नवयुवक है वह एक सपना सजाते हुए पढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप है। जो गवर्नमेंट सोचती है, एक्सपेक्ट करती है, और जो एक्चुअल जो मतलब है आउटकम है, उसमें एक गैप है। और उस गैप का कारण केवल हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। अच्छा, कि कहीं ना कहीं मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव और रिप्रेजेंटेटिव तीनों में गैप हो गया है। कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं एक मतलब समाज के साधारण वर्ग और प्रशासन मतलब शासन के प्रति मतलब वो एक सेतु का काम करते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक आर्थिक होड़ पहुंच गई है, जिसकी कारण से मतलब आप गवर्नमेंट को केवल दोष नहीं दे सकते, वही पेपर लीक करा दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं से कोई गैप है, और उस गैप का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। जो शिक्षा जो है केवल आर्थिक की तरफ हमें लेके जा रही है। मीन्स हमारे संस्कारों का, हमारे जो मतलब सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग कहीं ना कहीं अभाव है, और सबका लास्ट रीजन है वो जनसंख्या है। संस्कार है हमारे, बताइए। मतलब संस्कार में यही है कि जितने पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं उतना ज़्यादा मतलब अब हमारे देश में बताइए लिटरेसी रेट इतनी बढ़िया हो गई है, फिर भी मतलब अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, हमको हाथ धोने के बारे में सिखाया जा रहा है, हमें शौचालय के बारे में सिखाया जा रहा है, उसके लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च हो रहे हैं, पेड़ पौधों लगाने के लिए कहा जा रहा है, कोई लगाता नहीं है। मैं 466 दिन से प्रतिदिन प्रत्येक विद्यालय पे एक पौधा अपने पैसे से खरीद कर लगाता हूँ और लोगों को जागरूक करता हूँ। इस अभियान में मतलब हजारों लोग जुड़ चुके हैं, और इसके लिए मतलब कहना नहीं होगा, कहा भी सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो ये मतलब हमारे शेर आपका है कि किसी का है दूसरे का? अब मुझे तो नहीं मालूम किसका है, लेकिन अच्छा, मुझे मस लगा, सुन ले, आप सुना रहे थे, हमको लगा होता है इकबाल जी का है। अल्लामा इकबाल जी का है। जी। बस अच्छा, कहने का मतलब यही है ना कि हमारी जो पब्लिक है, हाँ। जैसे हमारे सर हैं ये, आज नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सन 1990 में इन्होंने मतलब इस मऊ की, वो अपना बता लेंगे, हाँ, अपना बताइए। हाँ। वो अपना बता लेंगे। तो कहने का बस यही तात्पर्य है कि जो हमारे आवाम है, जो भी लोग हैं, उनको कहना नहीं है, अब करना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार की दृष्टि भले ही अच्छी हो या न हो, वो अलग मुद्दा है, प्रशासनिक लेवल पे भ्रष्टाचार है, हाँ, इस वजह से दिक्कत हो रही ये है। एकदम डेफिनेटली है। मतलब प्रशासनिक स्तर पे कहीं ना कहीं जो पढ़ाई हो रही है ना, उसमें नैतिकता का एक चैप्टर होना चाहिए, इथिक्स का। अभी शिक्षा व्यवस्था पे बात हो रही है, नैतिकता की बात करेंगे, शिक्षा पे बात हो रही है। शिक्षा और नैतिकता तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर। अरे सर, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बताइए। जो पेपर लीक हो रहा है, जो बात होती है कि प्राइमरी स्कूलों में रात को जनवासा लगता है, गाँवों में बारात रुकती है आके प्राइमरी स्कूल। अरे सुन लीजिए सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, इतना वास्तविकता से दूर नहीं है हम, है ना। जनवासा लगता है, वहाँ पे मंत्री जी लोग आते हैं तो क्लास बंद हो जाती है। अभी हम लोग 2 दिन पहले पता नहीं कहाँ देवरिया में थे, तो वहाँ पे कोई एक कार्यक्रम था, तो उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे, सारे सरकारी प्राइवेट स्कूल के बच्चे पहुँचे हुए थे। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब किससे गड़बड़ी है? मतलब सर कोई तो जवाबदेह है इसका, कोई ना कोई सर एक ही तंत्र सर, इसको हम जवाबदेही के लिए नहीं कर सकते हैं, केवल इसमें सरकार की नहीं, हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो भी लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी कहीं ना कहीं भी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि मतलब किसी एक पार्टी, जैसे शिक्षक को हम दोषी नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी दोषी नहीं दे सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब एक सिस्टम का जो एक चलन है, परंपरा है, इसमें सबको एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन सर शिक्षा व्यवस्था पहले से काफ़ी सुधरी है, हमारे शिक्षक सर काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर फैसल अंसारी है सर। हाँ? अमीर फैसल अंसारी। अमीर फैसल अंसारी जी सर। क्या करते हैं सर? मैं इस वर्तमान समय में एमपीएड एमयू से कर रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एमपीएड कर रहे हैं? मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हाँ, समझ गया। बीपीएड और एमपीएड जो 2 कोर्स होते हैं ना, बीपीएड आफ्टर एमपीएड होता है। बीपीएड एमपीएड के पहले होता है। तो सर अभी बातचीत हो रही है शिक्षा व्यवस्था की, और आप इतनी बड़ी और इतनी नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमको जब पूर्वांचल में आते हैं हम, और मैं भी सरप्राइजिंगली पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ, बनारस का, और कई इलाकों में, कई गांवों में हम लोगों को मेल और मैसेज आते हैं कि सर हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, हमारे यहाँ का ये सेंटर देख लीजिए, इस हालत में है, उस हालत में है, कुछ हो नहीं रहा है या हो रहा है, और यहाँ से नहीं आ रहे हैं। मतलब जब योगी की सरकार नहीं थी, अखिलेश की सरकार थी, तब भी ऐसा ही से मेल आता था। तो गड़बड़ी कहाँ रह गई सर? गड़बड़ी तो सर इस सरकार में है कि सरकार में अहंकार भरा हुआ है। जहाँ अहंकार भरा होगा वहाँ संस्कार नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या अहंकार भरा है सरकार में? अहंकार भरा हुआ है सर। अरे क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? ये अहंकार है कि केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, और ये जो भी चाहते हैं, पेपर लीक होता है, स्टूडेंट पे ब्लेम आता है। पेपर तो कॉन्फिडेंशियल होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेपर को सेंटर तक पहुंचाने की। उससे पहले पेपर लीक 2 दिन पहले नहीं होता है, जब एग्ज़ाम में लड़के बैठ जाते हैं 1 घंटे बाद पेपर लीक होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, इस पे इनकी क्यों नहीं जाती है नज़र? वो कहते हैं कि भैया, या तो पेपर जिस जगह से छपता है उस एजेंसी को क्यों नहीं ये जेल करते हैं? गोपनीयता इनकी भंग कैसे होती है, मुझे तो इस बात का दुख है। अच्छा, ये कहते हैं कि भैया कि पेपर तो पहले भी लीक होते थे, लेकिन अखिलेश सरकार के समय पकड़ा नहीं जाता था,
और अभी इस सरकार में तो लीक हो रहा है तो लोगों को पकड़ लिया जा रहा है। सरकार में तो स्टूडेंटों को ठगने का काम हो रहा है। एग्जाम के नाम पर एग्जाम कंडक्ट करा के पेपर को आउट करना, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई तो कर रहे हैं, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया लोगों को। गिरफ्तार किया तो फिर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देने के लिए अपना भरा, उनका फिर दोबारा एग्ज़ाम के लिए भी तो होना चाहिए कुछ। इनके समय में 4 वैकेंसियाँ हैं, चारों के पेपर लीक हुए। क्यों ऐसा हो रहा है इस सरकार में? वैकेंसीज के पेपर लीक हुए? किस वैकेंसीज के पेपर लीक हुए? सुपर टेट के पेपर लीक हुए, यूपी पुलिस के पेपर लीक हुए थे। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं। हाँ, एसआई का पेपर कहाँ लीक हुआ यार? निरस्त हो गया। निरस्त हो गया? अच्छा, और क्या, सब तो निरस्त हो रहे हैं सर, इनके यही हैं। ठीक है। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, मऊ पे बात कर लें अब। नहीं, मऊ पे आप दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं। शिक्षा पे मैंने बात कर लिया सर। अरे सर, आप खिलाड़ी- लिए मुद्दा ये है कि अभी मैं मुद्दा शुरुआत ये में है कि सर शिक्षा पे जब बात हो रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं? और बात कर लें सर। और दूसरे लोगों से आइए क्या बोल रहे? अरे रुकिए, सुनिए सर। इन्होंने अभी सर सुन लीजिए एक सेकंड इनकी बात सुन लीजिए आप। हाँ जी, इन्होंने कहा पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, वो वहाँ तक सही है। आप अपना पूरा जिम्मा सरकार के ऊपर थोप देते हो। आप ये नहीं सोचते एक दवाई वाले के घर से लेकर एक आईएएस और एक मंत्री के घर तक शिक्षक की तैयारी करने वो बैठा हुआ है, तो कहाँ गवर्नमेंट उसे रोकेगी? अगर एक जहाँ से छपता है उसके घर का अगर वो भी सोचेगा कि मेरे घर का लड़का पास हो जाए, मंत्री जी के घर का लड़का भी रहेगा तो मंत्री जी सोचेंगे मेरा लड़का क्वालिफाइड हो जाए। तो ऐसे में सरकार के ऊपर ब्लेम लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि जो करप्शन है वो हमारे आज़ादी के बाद हमारे जो भारत के लोग हैं उन्होंने इसे फैलाया है अपने कामों को जल्दी कराने के लिए। 100-500 और आज यहाँ तक हो गया है कि वो लाख रुपए तक हो गया है करप्शन। आप पैसे दोगे तो आपका काम जल्दी होगा। और सरकार पे ब्लेम करने से पहले ये सोचना है कि पूर्व की सरकारों में क्या ऐसा नहीं होता था। आप भविष्य में सरकार की उपलब्धियों को भी तो आप गिनाओ, वो भी बताओ कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने अच्छा खराब काम बता किया। दीजिए तब। इन्होंने सड़कें बनाई, माफिया राज है उस पर लगभग लगाम लगाई है और माफिया राज पे लगाम लगी है। लगाम अच्छा। लगी है। और युवाओं को जैसे रोजगार को लेकर काफ़ी ये होता है कि सरकारी नौकरियां लोग करना चाहते थे, लेकिन एक माइंड सेटअप किया कि नहीं, आप अपना प्राइवेटीकरण या प्राइवेट जॉब करके भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो आप। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमने सोचना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे करना है, ऐसे होना है। लेकिन माफियागढ़ में बात आती है सर, आप यहीं के रहने वाले मऊ के ही? जी, मऊ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा सर, माफियागढ़ में बात आती है और एक समय आता है आज से लगभग 16, 17, 18 साल पहले का, जिस समय गाजीपुर, मऊ और इस इलाके के आसपास भयानक गैंग वॉर चलता था। भयानक गैंग वॉर, मतलब गुड़ौर गांव की जो घटना है, इसमें कृष्णा राय की हत्या होती है। उसके बाद 2005 में मऊ में बहुत बड़ा दंगा होता है। आप थे उस समय, मेरे ख्याल से रहे होंगे मऊ में ही। तो 2005 में मऊ में बहुत बड़ा दंगा होता है और मिला जुला के फिर एक बहुत बड़ी एक समय ऐसा बीतता है जब लगातार गैंग वॉर, हत्या, ये वो। और मुझे याद है कि उस समय अधिकतर लोगों के यहाँ फ़ोन जाते थे और उनसे बोला जाता था कि वो व्यापारी होते थे और उनसे कहा जाता था कि ये टैक्स चुकाओ। उसको गुंडा टैक्स कहा जाता था और रंगदारी आम भाषा में कहा जाता था, तो तुमको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये सब अब हो रहा है कि नहीं इस सरकार में, या ये सब कुछ पहले ही से लगाम लगाया जा चुका है सब पे? लगाम तो पहले से ही लगा हुआ है ये सब। किसने लगाई थी लगाम सर? किसने लगाई लगाम? मैं भी एक व्यापारिक परिवार से और सर्विसमैन परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे भी रिलेशन व्यापारियों में कभी इस तरह का तो फ़ोन मेरे यहाँ नहीं आया कि आप गुंडा टैक्स दो। अच्छा ना मेरे लोगों के आया, तो मैं तो इस बात को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, आपका हाँ बिल्कुल होता है, रंगदारी टैक्स होता है। ये नेता फाइनेंस होता है। फाइनेंस कहाँ से पाते हैं अपना बताइए? अगर ये चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है? इतना पैसा की जो है कि 10-10, 20-20 गाड़ियों से घूम रहे हैं। कोई भी नेता हो उसको आप देखेंगे तो 10-10, 20-20 गाड़ियों से घूम रहा है। वो पैसा उसको कहाँ से मिल रहा है? ये व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को हड़काया जा रहा है कि पैसा दो, नहीं देंगे तुमको मार देंगे। क्या कर लोगे तुम? मऊ में भी है ऐसे बिजनेस? हर जगह है सर, कहाँ नहीं है बताइए? ये जो दिक्कत है इसी दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम अंकित यादव है। अंकित, हाँ बताओ। तो ये जो दिक्कत है ये कहाँ नहीं है बताइए? और किस पार्टी का कौन सा नेता है जो ये कह दे कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ, या जो कुछ भी है वो किसी न किसी एक फाइनेंसर से जो है मिला रहता है
और उसको वहाँ से सपोर्ट मिलता है, फिर उसके बाद वो ऊपर उठता है। मतलब थोड़ी सी अच्छी छवि है तो किसी ऐसे आदमी को पकड़ेगा जो उसका सपोर्ट करे। बता रहे यार माफिया राज में कमी आ गई है, अंकित बता रहे हैं कि माफिया राज में देखिए कमी इन्होंने कहा। शादाब काज़मी नाम है मेरा। शादाब काज़मी, क्या करते हैं शादाब आप? पत्रकारिता करता हूँ, पत्रकारिता। बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ। हाँ, तो भाई ने कहा माफिया राज ख़त्म कर दिया, तो माफिया राज ख़त्म करना ये नहीं होता कि विपक्षियों पर केवल कार्रवाई। यहाँ यही देखा जा रहा है, अच्छी बात है अगर आप माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल लोग चाहते हैं कि माफियाओं पर कार्रवाइयाँ की जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी पार्टी में नहीं है या दूसरी पार्टियों से जिनका नाता है, ताल्लुक़ है, उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और अगर हैं आरोपी, वो उन पर आरोप हैं बहुत सारे, और अगर सही कार्रवाइयाँ हो रही, बिल्कुल उनका समर्थन भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने माफिया राज खत्म हुआ। अजय मिश्र टेनी मंत्री हैं भाजपा में, वो उन्होंने, आपने देखा होगा वीडियो एक वायरल हुआ कल, किस प्रकार से उन्होंने, उनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, उसको लेकर जब पत्रकार द्वारा सवाल किया जाता है तो किस तरह उन्होंने जो है अभद्रता की गालियां तक दिया और जो है कैमरे बंद करवा दिए। तो माफिया राज कहाँ से ख़त्म हुआ? तो हमारे गृह मंत्री आते हैं, दूरबीन लेके वो देखते हैं, माफिया दूर दूर तक उनको नहीं नज़र आते, लेकिन बगल में मौजूद, अपनी पार्टी में मौजूद लोग उनको नहीं नज़र आ रहे हैं। जी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अपराध होता है वो मानसिकता पटल पर छाया रहता है। उसे ये कह रहे हैं कि माफिया राज के प्रोटेक्स्ट में केवल विरोधियों को परेशान किया जा रहा है, और खुद अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे पर सवाल उठाया जाता है तो पत्रकार को गरियावरिया देते हैं। वो तो सही है उनका, सही है? वो जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे में, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफ़ी अच्छी छवि रखती है और बड़ी पार्टी है, और ये नहीं हम देखेंगे कि वो किस पार्टी का है। तो बोलो। हाँ, अजय मिश्रा टेनी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ उन्होंने पत्रकार के साथ अभद्रता की है, तो हम ये नहीं कह सकते माफिया राज, क्योंकि माफिया नहीं है, दबंग लोग हैं वो, और उसके ऊपर सरकार, गुरु माफिया रंगदारी वसूली करने वाले लोग, और जिसके ऊपर जबरन अपनी बातों को लादने वाले लोग, ऐसे लोग माफिया होते हैं जिसमें आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। मऊ गाजीपुर में माफिया भी लोग हैं, यहाँ तमाम लोगों के नाम आते हैं। देखिए, माफियाओं पे इन्होंने कार्रवाई की बात किया, तो माफियाओं पे कार्रवाई के नाम पे, मऊ गाजीपुर में माफिया लोग हैं। माफिया नहीं है, लेकिन यहाँ एक नाम आता है मुख्तार अंसारी का, और कई ऐसे छोटे मोटे माफिया थे जो, जैसे गुरु, अब नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन नाम तो गुरु मालूम है कि बोलोगे नहीं डर के मारे। नाम नहीं लिया जा सकता है ना ऐसे खुले नहीं मंच ले से। सकता है। हाँ। अरे गुरु, तुम बता रहे माफिया राज में मुक्ति मिल गई हो, बता रहे हो नाम ही नहीं ले पाओ। ऐसे मिल गया जैसे आप पहले पिछली सरकारों में कहीं आते हो जाते हो तो ये होता था, अरे भाई 8 बजे के बाद यहाँ नहीं जाना, यहाँ से मत निकलना, ये सब चीजें। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? नवरतन। नवरतन, तुम बताए दोस्त। हाँ भैया, बातचीत हो रही है, आते हैं सबके पास। तुम बताए गुरु, माफिया राज से मुक्ति मिल गई, और सरकारी उपलब्धि में तुम ही बोले हो कैमरे पे, है ना? और हम बोले बताओ गुरु माफिया लोग का नाम, तो तुम गुरु स्किप कर गए, बोले नाम सबका लिया नहीं जा सकता। ये गुरु नेताजी वाला काम कर रहे हो दोस्त। नाम मंच से नहीं लिया जा सकता, नाम नहीं ले। हाँ, वो सब जानता है, ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा तो ही। हमको बताओ ना, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। नहीं, आप बताइए। जी जी जी, नहीं, मुकेश राय नाम है हमारा। नहीं, मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ, ये बगल का एक गांव है, रैनी ग्राम पंचायत हमारी है, मैं प्रधान रहा हूँ वहाँ पे। और मैं यहाँ पे 5 साल मान लीजिए जब से मैं प्रधान हूँ तब से इस ज़िले में हूँ। मुख्तार का हमने दौर तो देखा ही है, दौर देखा है। जी, दौर देखा है हमने। दौर ये देखा है कि 2005 में मैं 11th में था, और इन्हीं रोडों पे घूम घूम के हाँ, खुली जीप में, वही वीडियो आप भी देखोगे। उसके बाद मैं मुख्तार को केवल एक बार देखा हूँ, सिंगल एक बार मेरे विद्यालय में आया था, तभी देखा हूँ। इसके बाद मुख्तार के लोग या मुख्तार से जुड़े लोग, आती रही बातें कि मुख्तार के लोग हत्या करा दिए, मुख्तार के लोग मरवा दिए, चाहे मुख्तार के लोग। 2005 वाली बात पूरी तो करिए। जी, 2005 में मुख्तार घूम घूम के यहाँ पे क्या नाम, सलाहाबाद में गोली चली और जगहों पे, जबकि छोटा मामला था, मामला को वहीं दबाया जा सकता था। आप सिटिंग विधायक थे, आप चाहते तो इस तरह का बड़ा बवाल नहीं होता, लेकिन उस मामले को मुख्तार ने उकसाया। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी रोकने का प्रयास नहीं किए, गोलियां चल रही थी पुलिस वाले पे, पीएससी वाले पे गोली चल रही थी, लेकिन मुलायम सिंह की ये औकात नहीं थी कि वो रोके लोगों को, क्योंकि उनको तो एक तरफा एक समाज और एक धर्म की राजनीति करनी थी।
आज जहां मतलब दंगा चल रहा था, मुलायम सिंह यादव कार्रवाई नहीं कर रहे नहीं थे। कार्रवाई किए, कार्रवाई करते तो गोली चलाने वाला। आप बताइए कि आज योगी जी की सरकार है, मैं योगी जी का समर्थक नहीं हूँ, भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन 5 सालों में क्यों नहीं दंगा हुआ। अगर दंगा 5 में हुआ, इसमें 5 में उसको हीरो बनाया गया। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं कि मुख्तार यहाँ पे बहुत से लोगों को मरवा दिया, उनके लोग मार दिए। आज ये हो रहा है कि भाई कार्रवाई हो रही है, तो आप तिलमिला कह रहे हैं क्यों? और लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, जैसे आप जिसे मैं ये कर रहा हूँ, राजा भैया पे भी कार्रवाई हुई, राजा भैया पे आज क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, ये सवाल उठ सकता है। मैं इस चीज को कहूंगा, मैं भी कहूंगा। लेकिन जैसे इस जो मऊ की बात है कि मऊ को जहां होना चाहिए था, नहीं, वो बातें हैं। जहां मऊ था, कल्पनाथ राय का मऊ है, किसी मुख्तार और किसी अब्बास का मऊ नहीं है। इस जिले का वो नेता था कि इस जिले को आजमगढ़ से अलग करा के इस जिले को एक अलग आयाम दिया। जिस तरह की कचहरी हमारे पास है, जिस तरह का कार्यालय हमारे यहाँ है, अगल बगल के पूरे पूर्वांचल में किसी जिले के पास नहीं है। लेकिन हम 5 के बाद, उस दंगे के बाद, केवल मुख्तार के उस चंगुल में फंस के रह गए। यहाँ के लोग ये बताइए कि उसको क्यों जिता के विधायक बना के भेज रहे हैं। यहाँ के लोग विधायक बना के भेज रहे हैं और वो बार बार आ रहा है। और बार बार हमारे यहाँ की सड़क है, उसकी गोदाम है। इतनी खराब सड़क है हमारी कि हम अगर वहाँ से निकल जाए मोटरसाइकिल लेके, तो मऊ आते आते मेरी शकल पहचान में नहीं है। आधार कार्ड दिखा के हमको अपना पहचान बताना पड़ेगा कि हम पला व्यक्ति हैं। ये स्थिति है यहाँ पे। मुख्तार के आने से ठीक है माफिया राज बढ़ा, लेकिन विकास वहीं एकदम ठप हो गया। सुनिए, कल्पनाथ राय का जिला आज विकास के नाम पे एकदम ये लगता है कि किसी माफिया के नाम पे हम जाने जाते हैं। जी क्या नाम है आपका? मुकेश राय। मुकेश, सदर विधानसभा मुख्तार के पास है ना, बाकी 3-4 विधानसभा तो बीजेपी के पास है। 3-4 क्या बाकी जगह भी काम नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं हुआ। और विधानसभाओं में चले जाइए, हमारे यहाँ के एक मंत्री हैं मधुबन विधानसभा से, दारा सिंह चौहान जी, तो वो हमेशा खिलाड़ी हैं। वो जिसे मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, तो कूद के कभी भाजपा में रहते हैं, तो कभी सपा में रहते हैं, तो कभी बसपा में चले जाते हैं। वो अपने जाति की राजनीति करते हैं। यहाँ के लोगों में, यहाँ देखिए, हम अगर भूमिहार बिरादरी से हैं तो हम भूमिहार की राजनीति करेंगे, बाबू साहब हैं तो बाबू साहब की राजनीति करेंगे। चूंकि आज जो पार्टी साहब आप लोग ठाकुरों को कहते हैं। हाँ, ठाकुर को। यहाँ आज जो राजनीति हो गई, वो धर्म की राजनीति हो गई है, जात की राजनीति हो गई है। अगर वो चौहान नहीं होते, मैं कह रहा हूँ उनसे अच्छे नेता हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ अतुल कुमार अंजान जी हैं, वो चौहान नहीं होते तो उनको कोई पूछता नहीं। वो अपने बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कभी विकास पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ की समस्या एज इट इज बनी हुई है। अब ना मैं चाहूंगा कि आप सुनिए अभी लोगों को, अब दूसरे लोग भी जवाब देना चाह रहे हैं, उनको सुनेंगे। शादाब, आप कुछ कहना चाह रहे हो? उन्होंने अभी मुख्तार अंसारी का जिक्र किया, मेरे भाई ने कहा तिल मिला गए हम मुख्तार अंसारी के कार्रवाई। नहीं तो मुख्तार अंसारी का नाम लेने से या उन पे कार्रवाइयों से मैं क्यों तिल मिलाने वाला हूँ? आज तक मैंने उन्हें वोट तक नहीं दिया है। और अगर वास्तव में मुख्तार अंसारी अपराधी हैं तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक चेहरा बनाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, आपने देखा होगा आज से पहले, अगर 2-4 साल योगी सरकार के आने से पहले की बात करें, तो मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल से आगे लोग नहीं जानते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे मुख्तार अंसारी को एक मुस्लिम चेहरा बना के इस तरह कार्रवाइयाँ किया। छोटी सी भी कार्रवाई मीडिया में इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई कहीं ना कहीं, और योगी जी ने टारगेट किया कि उनको पंजाब से यूपी ले आना है, तो यूपी ले आके पता नहीं क्या कर देंगे। जबकि मुझे तो नहीं पता कि बहुत कुछ नुकसान ज़ाती तौर पर मुख्तार अंसारी को पहुँचाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के नाम पर बड़े सारे लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा बनाकर बस पेश किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, जो ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, और किसी चेहरा होना भी नहीं चाहिए। धर्म और जाति, मुख्तार अंसारी को मुस्लिम समाज का चेहरा नहीं होना चेहरा बना। मुझे तो लगता है कहीं अंदर से योगी जी और मुख्तार अंसारी में कोई दोस्ती तो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा जो बना के पेश कर दिया है मुख्तार अंसारी को कि मुसलमान दिखाया और इतनी कार्रवाइयाँ कर दिया। मुख्यमंत्री का सीधा निशाना पंजाब सरकार वर्सेस यूपी सरकार हो रहा है। तो मुख्तार अंसारी को इतना बड़ा चेहरा बना दिया। इतना बड़ा योगी जी ने बड़ा बनाया मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा योगी जी ने बना दिया। यार ये बात तो बड़ा रोचक बात कह रहे हो। आज देखिए, आज से पहले अगर बात करें, सारी योगी जी में डील हो गया है। अब पता नहीं डील हुआ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ डील हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुख्तार अंसारी इतना बड़ा चेहरा नहीं थे। ये वीडियो देखे योगी जी और मुख्तार दोनों लोग एक बार परेशान हो जाएंगे। नहीं, दोनों लोगों से मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, तो
बातों का बुरा नहीं माने, नहीं अरे यार अब ये भी कर रहा है कि बातों का बुरा मत मानिए। अगर 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 आपने भी बताया, जैसे बताया जाता है मुख्तार अंसारी इतने बड़े बाहुबली हैं और योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, यार एक तो सेकंड, अब मेरा सवाल है, अगर बुरा मान जाएंगे तो मेरे लिए दिक्कत होगी। अच्छा यार एक सवाल है मेरा कि 2005 का जो मऊ दंगा था, मऊ दंगे के वीडियो पता नहीं, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देखे होंगे, यहाँ के जितने लड़ने वाले लोग हैं। यार आप तुम 1997 की कोई बात कर रहे थे दोस्त? कल्पनाथ राय की बात, कृष्णन राय से कंफ्यूज हो गया था। हाँ 99 से विकास रुक गया, तुम कह रहे थे। अच्छा राय की डेथ हो गई, 3 में कृष्णन राय की हत्या हुई है ना? हाँ, 3 गोडाउर गाँव। गौड़ौर। हाँ अच्छा ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि 2005 वाली जो घटना है जिसका वीडियो बड़ा चलता है, मुख्तार अंसारी सुनहरे रंग का चश्मा लगाए, राय की हत्या 2005 के लास्ट में हुई है, 3 में नहीं हुई है। 3 में तो उसरी पे मुठभेड़ हुआ था मुख्तार अंसारी वर्सेस चुलबुल सिंह की गैंग से। अच्छा मुख्तार अंसारी चुलबुल सिंह का मुठभेड़ हुआ था? के गैंग से, हाँ उसमें हुआ था अच्छा 2003 में। मुख्तार अंसारी गैंग था, मतलब दोनों लोग का गैंग था, मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह का। उस पे हुआ था मुठभेड़, जिसमें ब्रजेश सिंह का शूटर मनोज मारा गया, जो बिहार का था। अच्छा कोई है हमको जो कैमरे पे थोड़ी कहानी बता सके यहाँ पे जो गैंगवार हुए हैं? और 2005 वाली घटना, 2005 वाली घटना जो है उसके बारे में मेरा ये कहना है, मतलब कहना क्या है, जो एक और पक्ष आता है बार बार मुख्तार के समर्थकों की तरफ से कि मुख्तार अंसारी जीप में बैठ के दंगा भड़का नहीं रहे थे, बल्कि वो लोगों को समझा रहे थे। ये तो तर्क आप लोग भी सुनते हैं, मतलब दूसरे पक्ष का तर्क है। हाँ जी, कहाँ बाहर से आए हैं तो आपका बड़ा भौकाल बना दिया गया, रास्ता खाली हो गया आपके लिए। क्या नाम है आपका? श्री राम जायसवाल। हाँ जी बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? बात हो रही है 2005 मऊ दंगे के ऊपर जी, और अभी आप कहेंगे कि सर 2005 के बारे में बात काहे कर रहे हैं, अभी के बारे में बात करिए। अभी के बारे में बात हो रही है, सबके बारे में बात होगी। 2005 मऊ दंगा कौन जिम्मेदार था? वह एक कुछ मनभड़ों की घटनाएं जिम्मेदार थी। लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ था। अब किसके वजह से बढ़ा हुआ था वह समय आप याद करेंगे तो एक खास व्यक्ति के चलते, हो सकता है उनकी मंशा रही हो ना रही हो, लेकिन उनके समर्थकों का इतना उत्साह तो था ही कि दंगे की शुरुआत हुई। और दोनों तरफ से हुआ था उस दिन सर, क्या हुआ था उस दिन? जब भरत मिलाप मैदान पे जब पालकी पहुंची है, जैसा कि बताया गया और यह प्रशासनिक रिपोर्ट में भी आई, सभी लोग भी जानते हैं कि तार नोच दिया गया। जाहिर सी बात है भाई, नहीं तार नोचना चाहिए। अगर आप उपद्रवी नहीं है, आप इस तरह की घटना नहीं करते तो शायद इसका जन्म नहीं होता। उसके बाद दूसरे पक्ष भी लोग उत्साहित हो गए और उन्होंने भी कुछ घटनाएं की और यह विकराल स्वरूप लेता गया। मुख्तार अंसारी जरूर खुली जिप्सी पे आए और यहाँ घूमे, लेकिन यह तो पुष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने हथियार चलवाया, उन्होंने रोका या मारने को कहा, यह तो नहीं पता। लेकिन उनको देख के काफी बड़ी आवाम ऐसी थी जिसका उत्साह बढ़ गया कि नहीं भैया तो आ गए, अब हमें मार देना है, अब हमें पीट देना है। लोग क्या कहते हैं उनको? भैया कहते हैं? कुछ भी, विधायक जी हैं तो भाई साहब कह सकते हैं, भैया कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनके सबसे बड़े वाले भाई को क्या कहा जाता है? अच्छा वो तो उधर ही गाजीपुर में फेमस है वो लोग। तो यहाँ पे तो मुख्तार सिवाय कोई भैया और चाचा उनको नहीं कहता। जो उनके अब्बा, जिसके वो अब्बा चाचा होंगे वो चाचा भैया कहता होगा। हम लोगों के लिए वो हमारे यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। इसके सिवाय हम उनसे कभी उनके कार्यालय पे, मैं इसी सदर विधानसभा का हूँ, हम कभी इस उम्मीद से भी नहीं जा सके कि भाई मुख्तार जी के यहाँ जाएंगे तो मदद होगी, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी गोदाम है, 4 चैम्बर की गोदाम है और जब से वो गोदाम बनी है तब से नरक हो गया है हमारे यहाँ का रास्ता। बार बार वहाँ से ट्रक गुजरती है, टूट जाता है। अब विधायक जी की ये औकात नहीं कि उस रास्ते को मरम्मत करा पाए। मरम्मत तो होती है, एक्सीएन साहब से पूछेंगे तो कोई विधायक जी का ही ठेकेदार होगा, चाहे क्या नाम है, उनके ही लोग ठेकेदारी करते हैं और एक्सीएन उनसे पूछ नहीं सकते हैं। इस सरकार में भी गड्ढा मुक्ति का चैलेंज था कि गड्ढा मुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ का गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। बरलाई से पूरा घाट, जबकि बड़ी एक टाउन एरिया को जोड़ता है वो रास्ता, इसी आजमगढ़ रोड पे आगे ही है हमारा गांव, तो उसको जोड़ता है, लेकिन आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। हमें मुख्तार अपराधी हैं उससे उस पर बहुत विषय पे बात नहीं करना है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम कल्पनाथ राय की मऊ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 97 में कल्पनाथ राय जी की डेथ हो गई थी। वो जब से एक्सपायर हुए उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार रही है 14 तक रही है। अगर कल्पनाथ राय जी 14 तक रहते तो हम ये जानते हैं कि इस जिले की सूरत अलग होती। उनका जो सपना था, यहाँ पे हमारे यहाँ चीनी मिल बनवाई उन्होंने, यहाँ पे हमारे यहाँ काटन मिल है, स्वदेशी काटन मिल है,
प्रधान की मिल, तमाम रोजगार के साधन थे, लेकिन उसके बाद जो भी सरकार आई उनको चालू नहीं करा पाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि के औकात नहीं। हम जिसको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं वो तो जाति के नाम पे आया है, वो शिक्षा के नाम पे नहीं आया, वो तो जाति के नाम पे आया है। उसकी क्वालिफिकेशन है गुराजभर है, उसकी क्वालिफिकेशन है कि चौहान है, कुर्मी है, सोनकर है, इस क्वालिफिकेशन पे आया है। वो इस क्वालिफिकेशन पे तो आया नहीं है कि भैया ये अच्छा है, नेता है और इसके अंदर लीडरशिप है कि ये जिले की बात को कह सकता है सदन में जाके, ये विधानसभा में कहेगा, संसद में जाके कहेगा। उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो बिरादरी का है, तो काहे को वो जिले की बात करेगा। वो तो जीत के फिर आएगा, अब फिर उसको नरेंद्र मोदी या अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस उसको टिकट देगी। यहाँ की राजनीति है। मुख्तार अंसारी से यहाँ के कई जिले प्रभावित होते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला प्रमुख हूँ। चंद्रमणि पांडे मेरा नाम है। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख हैं धर्म प्रसार के। धर्म प्रसार के, जी हाँ। आपसे ये विषय जो मेरा था, जैसे आपने एक माफिया का नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए नहीं नाम लेना चाहता हूँ कि मेरे समझ से वो कोई बहुत बड़ा जो चेहरा है वो मैं नहीं मानता हूँ ऐसे लोगों को। स्थिति ये है कि हमारे मऊ जनपद, मैं नेता मानता हूँ, ठीक है, हमारा विचार अलग है, विचार परिवार अलग है, लेकिन हमारे यहाँ कल्पनाथ राय यहाँ के नेता थे। विकास की आंधी उन्होंने बहाया और हमारे जनपद में एक अपराधी व्यक्ति जब से आया, यहाँ के नौजवान, मुझे बड़ा इस बात का जो है कि दुख है, उसको मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि हमारी जो नौजवान है उसको फॉलो करते थे और उसके मतलब रुतबा को देख करके सोचते थे कि अपराधी बनना ही सबसे अच्छा है। इस तरह का माहौल हो गया था। लेकिन माननीय योगी जी ने ऐसा करके दिखाया है कि बच्चों में, नौजवानों में ये भाव आया कि नहीं, अपराध करोगे तो इसका हश्र यही होगा। और पूरे सुनिए, पूरे प्रदेश की स्थिति तो जैसी है आप देख ही रहे हैं। मैं मऊ जनपद की बात कर रहा हूं कि यहाँ के नौजवानों में वो बात अब आ गई है कि अपराधीकरण से व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। जी सुनिए ना, यहाँ पर ना मुझे और लोग, पार्टियों के लोग कहते हैं कि यार योगी जी ने बड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, सुशील सिंह पे कार्रवाई नहीं करते हैं। ब्रिजेश, अरे नहीं, अब देखिए ऐसा है क्या, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। कहते हैं यार सुशील सिंह पे कार्रवाई नहीं करते हैं। ब्रिजेश सिंह के भतीजे हैं ना, वो ब्रिजेश सिंह के भतीजे हैं सुशील सिंह, उन पर भी मर्डर का आरोप है और बीजेपी के विधायक भी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और कई नेता होता कहते हैं क्या योगी जी यार अपने विपक्षियों को निशाना बना रहे हैं, जिनसे वोट नहीं मिलना है, जिनकी खराब छवि करना है। बाकी अपनी पार्टी को एक बार फिर से नहीं देखते हैं। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, मतलब हम तो पूरा यूपी घूम के आ रहे हैं सर। हमारे पार्टी में भी अगर कोई इस तरह का कार्य करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक सुशील सिंह बाहर कहाँ हैं? तो नहीं, बाहर सुशील सिंह विधायक हैं। अगर वो भी कहीं किसी गलती में आएंगे, कहीं कोई कांड करेंगे तो भी जेल में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये पूरे जनमानस की पार्टी है और हम लोग इस विचार से चलते हैं। अगर अपराधी है तो है, वो हमारे घर का क्यों ना हो। और ये एक तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो हैं, अब जांच चल रहा है उस पर। जांच तो हो गया सर। हाँ तो हो गया, तो गलत होंगे तो जेल में जाएंगे। टेनी बोले थे, जेल में है इस समय। टेनी बोले थे जांच में बेटा को दिक्कत हो जाएगा, बेटा अगर पता चल जाएगा गाड़ी चढ़ाया है तो हम इस्तीफा दे देंगे। टेनी अभी दिए नहीं इस्तीफा सर। हाँ तो देखिए ऐसा है, उसमें जांच जो आया है, कल की रिपोर्ट यही है कि वहाँ का जो जांच कमेटी है उसने निर्णय दिया है कि नहीं, इसमें कुछ इनका जो है मैटर। तो हमारे कहने का मतलब है कि विषय वो जांच का है, तो उस पर अगर हम टिप्पणी करते हैं तो मेरे समझ से भैया एक लाइन अरे चंद्रमणि जी आप यार जिधर बात आई तो आप बोले जांच चल रहा है। गजब है चंद्रमणि जी आप भी। कोर्ट का मामला है। हाँ बोलिए। कानून व्यवस्था पे इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, कानून व्यवस्था पटरी पे है। अपराधी वाकई अपने घर में दुबक चुका है या छोड़ के भाग चुका है। मऊ का इतिहास खंगाल लीजिएगा, कोई महीना ऐसा नहीं बीतता था जब यहाँ रंगदारी के लिए, फिरौती के लिए हत्याएं न होती रही हों। और हफ्ता तो बीतता ही नहीं था जब बैंक से पैसा निकालते समय और उचक्का गिरी न हो जाए। आप जहाँ खड़े हैं सबसे व्यस्त तिराहा है गाजीपुर तिराहा। ठीक दोपहरी में मोटरसाइकिल की बाइक की डिक्की से और पैसा निकाल लिया जाता था। सबसे व्यस्त आजमगढ़ मोड़ है, दोपहरी में महिला और रिक्शे पे पैसा लेके जा रही हो, झोला का झपट्टा मार के भाग जाया जाता था। ठीक यहीं पावर हाउस के पास से आपको याद होगा, दिन में 11 लाख रुपए पावर कॉर्पोरेशन का पैसा जा रहा था, झपट्टा मार के भाग गए। क्या अपराधी वो नहीं आए थे निकाह में?
क्या हो गया कि 4.5 वर्षों में सभी अपराधी गायब हो गए, सभी छिनैती गायब हो गई, सभी फिरौती गायब हो गई, सभी रंगदारी गायब हो गई। सिंगल बनिया के यहाँ रंगदारी नहीं माना जाता है। आपसे मैं बताऊं भाई साहब, मैं व्यवसायी भी हूं, मैं पत्रकार तो हूं लेकिन व्यवसायी परिवार से हूं। अगर एक काल आ जाता था किसी पत्रकार भी हैं जी, मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ यूएनआई से, यूएनआई वार्ता न्यूज एजेंसी, यूएनआई वार्ता से। लेकिन चूंकि व्यवसायी परिवार से हूँ इसलिए मुझे वह दर्द पता है। एक व्यवसायी के घर अगर रंगदारी की फोन आ जाती थी फिरौती से संबंधित कि इतना पैसा दो नहीं तुम्हारे बेटे को उठा लूंगा, पूरे परिवार पे कितना बीतता था। ये तो रिकॉर्डेड ट्रूथ है, लंबे समय तक कोई देख के चला जाता था तो शटर गिर जाती थी, शटर गिर जाती थी। आज वह राज खत्म हो गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी लोग अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, लेकिन अगर अपराधियों से मुक्ति मिले तो यह बहुत बड़ी बात है। और सवाल वही है सर कि क्या योगी सरकार सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई कर रही है अपराधियों पे, अपराधियों को विपक्षी की तरह ट्रीट कर रही है या विपक्षी को अपराधियों की तरह ट्रीट कर रही है? क्या ये सवाल उठता है जो सरकार पे? आप पत्रकार भी हैं और व्यापारी तो हैं ही हैं। अब मुझे आपका यही परिचय पता है जो आपने अभी बातचीत में बताया है, तो क्या ये आरोप सरकार पर कितने सही है कि सरकार सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई कर रही है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 हाथ में 2 चीज़ है, मैं इसको दे दिया तो ये कहेगा कि ये वाला क्यों नहीं दिया, इसको दिया तो ये वाले क्यों नहीं दिए। यहाँ बलात्कार के आरोप में सेंगर जैसे विधायक भी जाते हैं जेल, यहाँ चिन्मयानंद भी गिरफ्तार होते हैं। रह गई बात टेनी की, तो आरोप तय हुआ है। बार बार ओवैसी जैसा आदमी उसके भाई जब भगवान राम और सीता को भी गाली देते हैं तो कहता है कि आरोप लगा है, तय तो नहीं हुआ है, सुनिश्चित तो नहीं हुआ है, फैसला तो नहीं आया। जाहिर सी बात है जो रास्ता दिखाएंगे जवाब उधर से ही मिलेगा। और सरकारें हैं, काम कर रही हैं। किसी भी अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं है। इस सरकार ने, इस प्रशासन ने इस बात को माना। रही बात, मैं कुछ नकार नहीं सकता हूँ कुछ बातों से, कुछ बिंदुओं से जिस पे आप प्रकाश डालना चाहते हैं। नकार नहीं सकते उससे कि सेलेक्टिव है सरकार? सेलेक्टिव नहीं है, मैं कतई नहीं कहूँगा किसी। जाहिर सी बात है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप जैसे बिंदुवार बात करेंगे कि सुशील सिंह क्यों नहीं, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि कोर्ट तय करेगा। क्या आप मानते हैं कि कोर्ट पे भी एक अधिकार हो गया सरकार का? कोर्ट को भी नियंत्रण कर लिया है सरकार ने, ऐसा आप मानते हैं क्या? होना भी नहीं चाहिए ऐसा। होना भी नहीं चाहिए। तो कोर्ट तय करेगी कि टेनी कब जेल जाएगा, सुशील सिंह कब जेल जाएंगे, ब्रिजेश का घर ढहेगा कि नहीं ढहेगा। टेनी क्यों जेल जाएंगे? बेटे ने अपराध किया, टेनी क्यों जेल जाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर वो जो उनका बेटा है आशीष, अगर उसने चलाया तो उसको जेल जाना चाहिए। तो कोर्ट ने तय करेगा। कोर्ट की एक प्रक्रिया होगी ना कि आप हाजिर नहीं होंगे तो आपकी कुर्की होगी, कुर्की की नोटिस जाएगी, घर ढहाया जाएगा, डुग्गी पिटवाई जाएगी। यह कोर्ट तय करेगा ना। क्या हुआ? कौन बोल रहा है इधर से? कुछ नहीं है, भैया कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, जैसे भाई साहब बता रहे थे, पूरा विनय मिश्रा नाम है। जैसे अभी हमसे आपसे झगड़ा हो जाए और एक चटकन आपको मार दें, चाहे आप हमें मार दें, काहे मारेंगे हमको? झगड़ा हो गया हम लोगों में। अरे नहीं, हमको नहीं करना है। नहीं, बात सुनिए, हो गया, हमको नहीं करना है भाई, इन्हीं से कर लिए, हमसे भी नहीं करना है। बहस हो गया झगड़ा। हम एक चटकन मार दिए, चाहे हमको एक चटकन ये मार दिए। 112 का पुलिस हमको उठा के ले जाएगी, 112 में 151 में चालान कर देगी, होगी ना। उतना बड़ा कांड हुआ, कई किसानों का हत्या हो गया, उनको पुलिस नहीं उठा ले गई। क्यों? क्योंकि सत्ता का पावर है वहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए। और कोई बात नहीं है। अभी भी आम आदमी इंसान होते उतना मारते, अभी तक जेल के सलाह के पीछे बाप बेटा दोनों लोग रहते हैं और कोई बात नहीं होती है। आज के दिन में सत्ता का पावर है, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर वो कह रहे हैं कि छिनौती नहीं हो रही है अभी। हाँ, अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। डोमनपुरा चुंगी यहाँ पे मिर्जादीपुरा के पास हर हफ्ते वहाँ पे मोबाइल छीना जा रहा है। अच्छा। हर हफ्ते, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ रोड पे बात करते हुए, कोई आ रहा है मोबाइल लेके चला जा रहा है। तो 4.5 मतलब यहाँ अर्गल चाचा जो थे अभी बोल रहे थे कि 4.5 साल से एकदम छिनौती नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, हत्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लूटपाट, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर चीज़ें हो रही हैं, छिनौतियाँ हो रही हैं, हर हफ्ते हो रही हैं। आप जाइए पता कर लीजिए वहीं पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरहान हाशिम। फरहान, पहले के मुकाबले अभी कमी आई है कि नहीं, कि बराबर है? सही बताओ गुरु। मैं नहीं मानता हूँ कमी आई है। कमी नहीं आई है। अच्छा। मैं पहले वहाँ पे रंगदारी वगैरह के एपिसोड में कि किसी व्यापारी को फ़ोन किया, भैया इतना लाख हमारे यहाँ पहुँचा दो वाले, इस तरह की शिकायतें आती थी, बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती थी, पुलिस पे केस दर्ज होता था। और आपके यहाँ के जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी और उनके करीबी थे, कथित रूप से करीबी, मुन्ना बजरंगी, उनके ऊपर और उनके सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी ब्रिजेश सिंह के ऊपर, इन लोगों का नाम सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाओं में सामने आता था। लोग आरोपियों के तौर पे इनको बार बार सामने लेकर आते थे। तो ये सब, तो इस सब में कमी आई कि नहीं आई?
अभी जैसे चाचा बोल रहे थे कि सुशील सिंह पे नोटिस आएगी और अपराधी अगर हैं तो उनकी नोटिस नहीं आएगी, डायरेक्ट बिल्डोजर चलेगा। और अगर सुशील सिंह ब्रजेश सिंह के लोग हैं, वो लोग हैं, तो उनके लिए नोटिस का इंतज़ार किया जाएगा कोर्ट से, तब उनका ढाया जाएगा। और कोई भी माफिया है उनके जैसे विपक्ष का है तो उन पे नोटिस नहीं आएगी, डायरेक्ट बिल्डोजर गिरेगा। अच्छा, मतलब बिना कोर्ट की नोटिस के कार्रवाई की जाएगी और उधर में नोटिस का इंतजार किया जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को इतने जिलों में क्यों एक मुख्तार अंसारी, बाहुबली और माफिया दिखाई दे रहे हैं? धनंजय हम सरकार के प्रवक्ता थोड़े हैं सर। सरकार के प्रवक्ता नहीं, आप पूछ रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी है। अपराधी तो और लोग भी हैं, उनके नाम क्यों नहीं आते हैं और उनके मकान क्यों नहीं गिराए जाते हैं? किनके किनके गिराने चाहिए? अभी धनंजय सिंह ने अजीत सिंह प्रमुख को मरवा दिया लखनऊ में, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अच्छा, ब्रजेश सिंह पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अतीक अहमद पर क्यों कार्रवाई हो रही है? अच्छा, मुख्तार पे क्यों कार्रवाई हो रही है? इसका जवाब आप देंगे हमें? भैया आइए, भैया आप पीछे से चिल्ला रहे हैं ना, कैमरा इनके ऊपर करवा जेरी। नहीं इधर आ जाइए। ऐसा है सर, आप आगे जाइए, एक सेकंड सुन लीजिए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप पीछे से लगातार कमेंट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जो कहना है सामने से आके कह लीजिए, मैं सुनूंगा आपसे। ये कह रहे हैं धनंजय सिंह ने लखनऊ में किसकी हत्या करवाई? अजीत सिंह प्रमुख की हत्या और जिसमें धनंजय सिंह का नाम आ रहा है। अरे सुनिए सर, अरे हम लोग सज्जन आदमी है भैया। अरे सर अभी अजीत सिंह धनंजय सिंह मुंह पिटा। अरे सर अभी आप ताली बजा रहे थे। नहीं सर, बाकी आप लोग मुख्तार अंसारी को ही कह रहे हैं माफिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मऊ का माफिया। मैंने कहा मऊ के मैं विधायक। तो खुलेआम कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक हैं, इस साल भी विधायक होंगे और कोई शक्ति हरा नहीं सकती उनको। मैं कह रहा हूँ मऊ का विधायक। उनको हराने के लिए विनय जी बताइए। विनय जी नाम है ना आपका? जी विनय सिंह। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, विकास और युवाओं का विकास, इस पे बात हो। सेफ मुद्दा है ना जी, सेफ मुद्दा है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। यहाँ कुछ जैसे रूलिंग पार्टी के नेताजी लोग हैं, आते हैं, एंट्री करते हैं और बात करते हैं और कहते हैं कि मऊ का विकसवा जेल में बंद है। मऊ का विकसवा जेल में बंद है, मतलब कि मऊ का जो विकास करने वाला है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतुल राय हो, उनको, हाँ, सांसद को ये टारगेट लेके बात किया जाता है कि मऊ का विकसवा जेल में बंद है, यानी मऊ का विकास नहीं हो रहा है। क्या मऊ जनपद का विकास सिर्फ 2 ही लोग करेंगे? सवाल मेरा ये है। दूसरी बात यह कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मऊ का विकसवा अगर जेल में बंद है तो मऊ के बिनसवा भी बाहर घूम रहे हैं। कौन कौन बिनसवा हैं? पहली बात, दारा सिंह चौहान सपा में सांसद रहे, रूलिंग पार्टी के रहे, बसपा में सांसद रहे, रूलिंग पार्टी के रहे, भाजपा में हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि फागू चौहान बसपा में भी मंत्री रहे, भाजपा में भी मंत्री रहे, फिर विधायक हुए हैं, राज्यपाल हुए हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, श्री राम सोनकर भी मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी प्रेजेंट टाइम में मोहम्मदाबाद गोहना से हैं, वो भी अपने ज़िंदगी में मऊ के लिए कुछ नहीं किए। ये जो रोड बना हुआ है, ये आज से 20 साल पहले ही बन जाना चाहिए था। 2 डिवाइडर का रोड इस साल बन रहा है, वो 20 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों का कार्यकाल था, रूलिंग पार्टी के थे, पावर में थे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए हैं। और एक और आदमी हैं, यशवंत सिंह। लोग कहेंगे कि जात बिरादरी की बात है, वो भी बसपा में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, MLC रहे हैं। ये लोग किसी पार्टी में रहेंगे, इन लोगों को पद चाहिए और किसी न किसी प्रोपगंडा के तहत ये जो है पद हासिल करते हैं, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं करते हैं ये लोग। मेरा मानना ये है, इन लोगों को, मऊ की जनता को नकारना चाहिए, युवाओं को टिकट मिलना चाहिए और युवा ही इस दिशा को तय करे। किसी भी पार्टी से मिले, भाजपा से मिले, बसपा से मिले और चाहे कांग्रेस से मिले, युवाओं को, क्योंकि ये बूढ़े हो गए, इनको एकदम नकार दीजिए। विकास के नाम पर 0। 20 साल से ये मऊ का जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। मऊ सदर का भी वही कंडीशन है। मऊ सदर से भी वही करना चाहिए आपके हिसाब से ना? मऊ सदर में भी वही होना चाहिए, युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। हम आपके इतने लोगों से आप डिस्कशन किए हैं, कौन ऐसा नहीं है, सुनिए, कौन ऐसा नहीं है जो डिजर्व करता है कि राजनीति न कर सके, वह आगे नहीं बढ़ना चाहता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जात बिरादरी के नाम पर जो है इतना बड़ा पार्टी में प्रोपगंडा फैला करके रखे हैं कि अन्य बिरादरियों की राजनीति तो भ्रष्ट हो गई है। कौन कर रहा है ऐसा सर? सबसे पहले तो मतलब जात बिरादरी के नाम पर राजभर बिरादरी पे हम आ जाते हैं। ठीक, ओम प्रकाश राजभर ने जो है बहुत कुछ कहा,
जब वो अपना रैली किए और रैली करके मेन पोल खोल करके रख दिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी पकड़ जो है राजभर बिरादरी पे है। ठीक, हताश मंत्री ने बयान दिया कि मैं 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश व्यापी राजभर सम्मेलन मऊ जनपद में कराऊंगा, नहीं कराया तो मेरा नाम नहीं। 30 नवंबर बीत गया, 16 दिसंबर आ गया। 16 दिसंबर बड़ा खतरनाक डेट होता है फिल्म इंडस्ट्रीज में भी, साला बहुत खतरनाक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक। खतरनाक है काहे? अरे 16 दिसंबर एक फिल्म बनी थी तो फिर अच्छा वो वाली मिलिंद सोमन वाली, हाँ 16 दिसंबर संजोग से आ विदाई गया। का वक्त बदलने वाला हाँ, है। बदलने वाला है। तो ये लोग जो है अब पोल खुल चुका है इन लोगों का, जात बिरादरी के नाम पे अन्य बिरादरियों की भी राजनीति का हनन हो रहा है जी, और विकास रुका हुआ है इन लोगों के कारण। 15-20 साल से घूम फिर कर यही विधायक, यही सांसद, यही सब अभी आप कह रहे हैं कि मऊ का विकास इस वजह से रुका हुआ है, लेकिन हम लोग जब वोटिंग करेंगे अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव में, हम सब लोग वोट करेंगे, तो आप लोग वोट करेंगे तो उस वोट में एक ये भी साउंड होता है, उस वोट में साउंड होता है कि यार हम वहाँ पे इस पार्टी को चुनेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री को भी हम चेहरा देखते हैं अपने दिमाग में, है कि नहीं? इस बात से आप नकार नहीं सकते। हम चुनते हैं, हमारा विधायक भी चुनते हैं, लेकिन हमको पता है कि यार हमारे ऊपर अगले 5 साल ये मुख्यमंत्री राज करेगा, इस पार्टी का मुख्यमंत्री या इस पार्टी का ये चेहरा राज करेगा। पार्टी ने चेहरा नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए इस पार्टी का ये इतिहास रहा है तो राज करेगा। क्या लगता है आपको कि मऊ की जो बदहाल सूरत है, जिसमें अस्पताल का रेफरल जाता है बनारस, ठीक है, यहाँ का ज़िला अस्पताल की हालत मुझसे हमसे कम से कम 5 लोग बता चुके हैं बातचीत में कि ज़िला अस्पताल बहुत ख़राब हालत में है। मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं सुने के अनुसार सिटी स्कैन बंद है। अब फिजियोथेरेपिस्ट इनके यहाँ जिसे जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, 1 साल तक रेडियोलॉजिस्ट यहाँ अपॉइंट नहीं हुआ। AK शर्मा जो MLC हैं भाजपा से, जो मोदी जी के सचिव रहे, वो जब आए हैं और उनके हस्तक्षेप से 1 साल बाद यहाँ का जनप्रतिनिधि, जो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो विधायक है, मान लीजिए सांसद जेल में है, और भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, और लोग भी हैं, लेकिन किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एक जो कि विधानसभा के सदस्य जिसको चुनते हैं, जो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, वो व्यक्ति आके हस्तक्षेप कर रहा है। ये हमारे लिए भी बड़ी दुख की बात है। हमारा प्रतिनिधि क्यों नहीं? जिला अस्पताल से ये स्थिति है, तमाम जगहों पे स्थिति दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के पसंद की सरकार क्या होगी? क्या कौन सा नेता आप लोगों की दिक्कतों को अभी भी सॉल्व कर सकता है कि विधायक भी उसके अच्छे हों? वो एक जो बार बार एक बैलेंस की बात होती है कि लखनऊ में जो बैठा है मऊ में भी वही बैठा रहा है विधानसभा में, तो भाई बैलेंस बना रहता है काम धाम में, वरना साल भर में कहने को बहाना हो जाएगा भैया हमारी पार्टी की सरकार ही नहीं है। सर, मऊ में जितने माननीय लोग हैं, अभी तक का रिकॉर्ड यह है कि जनता के विकास के लिए या जनता की समस्याओं को देखते हुए किसी प्रकार की पैरवी कहीं नहीं करते हैं ये लोग। इस बात का बहुत बड़ा दुख है। अगर ये सुनिए, शुरू से चला आ रहा है, अभी तक कोई ऐसा राजनेता नहीं पैदा हुआ जैसे किसके दिमाग में नहीं है कि सदर हॉस्पिटल के अंदर दुर्व्यवस्था है, लेकिन अगर एक माननीय फ़ोन करके CMO को कहे कि आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, लोग नहीं कहते हैं। सब अपने अपने ज़रूरत के अनुसार समस्याएं होती है। आखिर अगर पैरवी करते हैं तो क्यों ये समस्याएं हैं? गवर्नमेंट की कोई डर नहीं है, गवर्नमेंट की किसी को डर नहीं है। क्या करते हैं आप? चल रहा है। क्या करते हैं आप सर? मैं यहाँ पे प्राइवेट टीचर हूँ, मेरा नाम CV शर्मा है। जो भी एम्प्लॉई यहाँ पे, गवर्नमेंट का एक पैसे का रत्ती का डर नहीं है। अगर इनको डर होती, टाइम से बैठते, टाइम से सारा काम करते। इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक मरे, ये आराम से सैलरी पा रहे हैं। गवर्नमेंट का इनके ऊपर दबाव भी नहीं है, कोई प्रेशर में कोई कुछ नहीं है। ये अपना काम करे, पैसा ले रहे हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे, 1 बजे तक डॉक्टर को पता नहीं है, चैम्बर बंद है, खुला है, डॉक्टर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सारे नेता लगभग यही काम करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? कौन विधायक बनेगा, कौन क्या करेगा? सब अपने चक्कर में है, कोई मतलब नहीं है। एम्प्लाई के ऊपर लोड भी तो है। किसके ऊपर? एम्प्लाई के ऊपर मानक के हिसाब से कर्मचारी नहीं है। मानक के हिसाब से कर्मचारी नहीं है। आप अस्पताल में जा कर देख लीजिए, अस्पताल में जाकर देख लीजिए, सरकारी जो मानक 1980 से चला आ रहा है, उसी मानक पे क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी है? स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं बढ़ने चाहिए? बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए भाई? 1980 की नियमावली के अनुसार अभी तक उसी के मानक से हम हैं फार्मासिस्ट। अच्छा, फार्मासिस्ट प्राइवेट। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है इमरान खान। इमरान जी, हाँ, बताइए। 2003 से हम पास आउट हैं। अभी हमारा मामला कोर्ट में चला आ रहा है। किसी भी सरकार ने
इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या मामला है आपका कोर्ट में? कोर्ट में मामला ये चल रहा है कि जो सीनियरिटी बेस पे हमारी सिलेक्शन होती आई है 2002 तक, अभी जो कि हमारे अल्तमस कबीर जो जज थे उन्होंने एक निर्णय दिया था 2012 में, उसके आधार पे आज सिलेक्शन हुआ है 2002 तक का, सोच लीजिए। और जो 2002 के पास आउट बंधु हैं उनको नौकरी मिली है 2020 में, सोच लीजिए कितने साल थे। ये 1900 नियमावली के अनुसार है। अब सरकार क्या, अब जो 2002 के बाद पास आउट बच्चे हैं उनको सरकार ये कहने जा रही है कि अब हम आयोग से एग्ज़ाम करा करके उनका सिलेक्शन देंगे। अब बताइए आज के जो बच्चे हैं वो अगर उसमें 20 साल पहले जो पास आउट हैं वो क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो लोग तो ये कह दिए कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी के ऊपर लोड भी तो है। ये देखिए स्टाफ नर्स को देखिए, कोई भी यहाँ से अच्छा ठीक है, मानक के अनुसार जो है कम से कम उनको इतना अपॉइंटमेंट नौकरी मिलनी चाहिए। एक मिनट सर, मैं ये बोल रहा हूँ जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर वर्कलोड है, मैं मानता हूँ ठीक वर्कलोड है, लेकिन उनको ड्यूटी जो टाइम है आने की, रिपोर्टिंग टाइम है, उनको समय से आके जब तक ड्यूटी करना चाहिए और जितना वो कर सकते उतना काम करना चाहिए, लेकिन वो काम भी नहीं करते हैं किसी तरह टाइम पास। ये सच्चाई है। अभी जब तो प्रूफ आपका कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब है कि मैन पावर की कमी है और आपका कहने का मतलब है विजिलेंस की, आपका कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब भाई सुन तो लीजिए यार, इनका कहने का मतलब है मैन पावर की कमी है, आपका कहने का मतलब विजिलेंस की कमी है, मतलब ध्यान देने वाले ही नहीं है। भी नहीं इनके पास, इंसानियत भी नहीं है, पेशेंट से कायदे से बात भी नहीं करते हैं, राक्षस समझते हैं। कैसे आ गया ये, आराम से बैठ के टाइम पास करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। लगभग सारा विभाग यही हाल है। ये सच है, जमीनी सच्चाई है, आपको भी पता है, सबको पता है। कब से दिक्कत चली आ रही है? ये तो लगभग बहुत पहले से है, लेकिन इतना हवा चल रही थी कि जो कि गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, नथिंग। जैसी सारी गवर्नमेंट चलाती वैसी भी गवर्नमेंट चला, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जैसे सारी गवर्नमेंट चलाती थी वैसे सारी वैसी अभी चल रही है, ये सच्चाई है। बस जैसा माहौल वैसा ढलना पड़ता है। क्या ढलना पड़ता है? आप बता रहे हैं कि योगी जी आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग बता रहे थे। अभी आप कह रहे हैं कि 10 कर्मचारी। देखिए सुनिए इमरान भाई, इनका कहना है कि हवा ये बनाई गई थी कि योगी जी आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ये ऐसी बात ये कह रहे हैं, अब बताइए आप। पब्लिक चाह क्या रही है? पब्लिक जो चाह परिवर्तन, पब्लिक चाह रही है, मैं बता रहा हूँ ना, आई एम टेलिंग टू यू सर, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। पब्लिक ये चाह रही है कि पेशेंट है हॉस्पिटल जाए तो बढ़िया से इलाज हो, प्यार से बात हो, कहीं कोई ऑफिस में काम फंसा है पब्लिक की बात सुनी जाए, उसका निर्धारण किया जाए। अक्सर ये सब इतने लोग हैं ना, आप पूछिए किससे, लगभग 85% ऑफिसर मिलते ही नहीं है, गायब हैं। जाइए लौट आइए, कल होगा, परसों आओ, चौथा दिन आओ, ये नहीं आया, वो नहीं, बहुत बदहाल स्थिति। नाम बताइए। अरे नाम जितने कहीं जाइए, अब तो मैं स्पेशली नहीं बता सकता, मेरा काम कोर्ट में चल रहा है कई दिन से, नहीं मैं छुट्टी पर है, यहाँ चले गए, 2 जगह देखना पड़ता है, 3 साल हो गए कोर्ट में मामला नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाता हूँ, हाँ भाई स्किन प्रॉब्लम, वो तो है, ये नहीं है, नहीं आते हैं, कहाँ गए? आइए डॉक्टर साहब, ये तो आते 4 दिन छुट्टी पर हैं, कहाँ है भाई? कोई मतलब नहीं सर, ये सच्चाई है। आम आदमी पहले भी मरा है, अब भी मरेगा, कोई मतलब नहीं। जो नेता हैं, जो दबंग हैं, जो बड़े हैं, उन्हीं का राज शुरू चलता रहा, अब भी चलेगा। जो हम उम्मीद करते हैं कभी होगा नहीं, राम राज कभी नहीं आएगा ना, यानी चुनाव होगा ही नहीं। यानी 22 में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के बाद भी सीन नहीं बदलेगा? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता मैं, फ्यूचर के बारे में आई कैन टेल फोरकास्ट, फ्यूचर के बारे में क्या होगा। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक का जो बैक रिकॉर्ड है, बैक हिस्ट्री, उसके आधार पर कहा जा सकता है ऐसे ही चलेगा। अब तक का जो बैक रिकॉर्ड है बदल सकता है, श्रेणी कैन बी चेंज्ड, बट अब तक का जो बैक हिस्ट्री रिकॉर्ड है उसके आधार पे हम बड़े शान से और चैलेंजेबली कर सकते हैं कि उम्मीद नहीं है। तो अब यहाँ पे बात हो रही थी मऊ सदर की, कोई कह रहा था मुझसे बातचीत की शुरुआत में कि हाँ सर बात हुई भी है अभी उस पर थोड़ी देर पहले, आप शायद देर से आए हैं, ये बात हुई है, कई बार हो चुकी है। अच्छा, कई लोग बताते हैं कि मऊ सदर में जब विधायक से काम पड़ता है तो विधायक जी तो जेल में है मऊ सदर वालों के, मुख्तार अंसारी, तो किससे कांटेक्ट करना पड़ता है? तो ये मतलब इसको मेरी जनरल क्यूरियोसिटी भी समझिए, किससे बातचीत करते हैं कि विधायक जी से काम करवाना है? अरे वो छोटा छोटा काम भी होता है ना, जैसे टिकट होता है ना, ट्रेन का टिकट क्या होता है, कन्फर्म करवाना, तो वो भी करवाना होता है। कौन करवाता है? उनका कार्यालय है, यहाँ पे है? हाँ है, वहाँ से हर काम होता है।
अच्छा। हाँ, जैसे ऐसा नहीं कोई मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, सपोर्टर मैं नहीं हूँ, नहीं बोलिए बोलिएगा सर, आप भी बोलिएगा, मैं वो नहीं कह। कार्यालय है सर, वहाँ पे कार्यालय है। सर एक सेकंड, आपको शायद टीवी में डिबेट की आदत होगी, मैं बात सुनकर ही आपके पास आऊँगा, प्लीज़ ये हल्ला नहीं करिए। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे वहाँ पे कार्यालय आज से मैं नहीं देख रहा हूँ, जब से मुझे होश है तब से मैं देख रहा हूँ कार्यालय। तो जब मैं वहाँ जाना आना हुआ मेरा, तो मैं जाता था, जो भी काम होता था, चाहे खेल का भी काम हो, जैसे खेल हो रहा है, कहीं टूर्नामेंट हो रहा है, कोई चीज़ चाहिए वहाँ पे मदद के लिए, तो वहाँ जाओ तो पूरा होता है। वहाँ पे मैं देखता था भीड़ भी लगी रहती थी, गरीबों का जो भी वो क्या इलाज का जो भी दिक्कत होती थी वो होता है, ऐसा नहीं है। कोई हम मतलब उनको वोट नहीं दे रहे हैं या कोई उससे वो नहीं है, मतलब जो काम है वो होता है। वहाँ पे आदमी हैं, वहाँ पे कम से कम कार्यालय में 12-13 लोग रखे गए हैं, सिर्फ मतलब जनता के समाधान के लिए। अच्छा, तो ये बातें हैं, लोग रखे गए हैं। हाँ वहाँ पे रखे सब गए काम हैं, के बिल्कुल लिए रखे गए हैं, जो काम करवाते हैं। हाँ, चलिए अब इनकी बात सुनते हैं जो शुरुआत से ही डांट रहे थे आपको। क्या नाम है आपका? अभय सिंह। क्या करते हैं भाई जी? छोटा मोटा हमारा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, थोड़ा बहुत जो भी समझ लीजिए वही समझ लीजिए भाई, नेतागिरी समझ लीजिए, जब सामने हो तो नेता है समझ लीजिए, सामने हो तो नेता है समझिए, सामने है तो नेता समझ जो समझिए भैया। अब मऊ के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे नेतागिरी टाइप में, अब पूछिए बताएं। पार्टी नेतागिरी कर रहे हैं? अभी किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। पक्का बताइए। जी पार्टी से नहीं, बताइए, पूछिए। लोग अक्सर निकल जाते हैं। अरे भाई पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए आप, हमको दिक्कत नहीं है। जो भाई साहब ने कहा उसके बारे में बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आप बताएं ना, वैसे कि काम करते हैं वहाँ पे कार्यालय पे। ये लोग बता रहे हैं। मैं भी 2-4 बार वहाँ गया काम कराने के लिए, मुझसे तो पैसा मांगा गया सीधे सीधे उनके प्रतिनिधि द्वारा, आपसे पैसा मांगा? उनके प्रतिनिधि द्वारा मुझसे पैसा मांगा गया है कि मेरे विद्यालय पे आप एसी लगवा दीजिए, मैं आपका काम करा दूंगा। अभय जी फोन करके, अभय जी आप विद्यालय में एसी लगवा दीजिए, मैं एसी लगवा मेरे काम करेंगे, यानी मैं 50 आपको घूस दे दूँ, घुमा फिरा के बात तो वही हो गई। पैसा दे तो हमारा काम करेंगे आप। ये हमारे विधायक हैं, 5 साल में जेल में 5 साल का 15 साल जेल में बैठे हुए हैं, 15 साल जेल में। उन्हीं का काम में सिर्फ करते हैं जो इनके यहाँ बस उनका जो बहुत खास होगा, क्लोज होगा, ठेकेदार के माध्यम से पहुँचेगा। वहाँ भी जाने के लिए, मिलने के लिए जाएंगे तभी वहाँ जेल के बाहर भी 4 लोग मिलेंगे आपको, तो वहाँ पैसा देंगे उनके आदमियों को। मिलना है भाई तो ठीक है 2000 दीजिए जेब में, तब जाएंगे चिट्ठी लेके, भाई साहब मिलना आते हैं, मऊ से आए हैं, मिलेंगे आपसे। ये स्थिति की है, डर के हमारे लोग बता नहीं पा रहे उनके बारे में, मैं बता रहा हूँ मुख्तार के बारे में। बताइए। यही बात है, वहाँ मिलने के लिए भी पैसा दिया जाता है जेल में। बिल्कुल कि भाई आपसे हमको काम है, विधायक जी ये काम करवाना है, तो पैसा उनके गुरु को बाहर खिलाइए, पैसा देंगे तब आप अंदर जेल में जाएंगे मिलने। कितना पैसा दिया जाता है? 2000 4000 जो उनकी जैसी मांग हो जाए, ये स्थिति है। किस जेल में है? अभी तो बांदा में है जी, आज बंद है बांदा में, इसके पहले तो कहीं थे ना पंजाब में। बिल्कुल, मैं मऊ की बात बता रहा हूँ, मैं गया कार्यालय, मुझे पैसा मांगा गया कि एसी के लिए पैसा दीजिए, इसे लगवाइए तो हम काम आपको होगा। तो बता रहे थे गुरु की काम हो जाता है, भैया बता रहे हैं कि पैसा लगता है। देखिए सर, हो सकता है वो गए हों, तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सर अभी ऐसे मेरे दोस्त भी गए हैं, बहुत लोग गए हैं। मैं यहाँ तक ये जानता हूँ कि वहाँ जो जाता है तो उनको कि वापस जब आते हैं तो किराया भाड़ा भी देते हैं विधायक जी। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई, जो चीज़ मैं सुना हूँ, मैं देखा हूँ। अब जो मेरे सबसे करीबी ये बता रहे भैया कि इनको वापसी का पैसा मिला इनको। मसीहा है भाई साहब, उनको मसीहा कहते हैं, मसीहा है। सुनिए, मसीहा उनको कौन कहता है? आपके लड़की की शादी पड़ गई, गए आप भिक्षा मांगने पहुंच गए आप, भाई विधायक जी बिया लड़की का है तो कुछ पैसा दे दो। विधायक जी 20 दया करके 20 दे दिया, फलाने की 20 था, कहाँ दिया 20,000 की 20 देंगे तो फलाने के घर में अपने जिडोरा पीटेंगे। विधायक जी ने पैसा दिया, पैसा दे शादी के लिए, विधायक जी बाबा हो गए, शाबाशी हो गई उनको, विधायक जी बहुत अच्छे बन गए, पैसा दिए। 20,000 में विकास हो गया जिले का आपका। हमारे विधायक ने आपको जिले में विकास नहीं करने के लिए बनाया गया है कि किसी एक व्यक्ति की शादी के लिए बनाया गया है? ये बताइए, शादी कराते हैं एक लोगों की, वो व्यक्ति जाकर 4 लोगों से बताएगा बड़ा अच्छा काम किया है। 25 साल में मुख्तार अंसारी ने कभी अगर कल्पना रहा कि कई किए हुए कामों को लिपा पोती रंगाई पोताई भी किया होता, कोई यहाँ पे जनता बता दे? मैं बता रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, ये बताए कोई बता दे उनको, उनके बारे में कभी कोई काम किया उन्होंने? कभी कोई काम नहीं किया उन्होंने, सिर्फ ठेकेदारों को बढ़ावा दिया है। जो उनके गुर्गे थे, जो यहाँ 500 करोड़ संपत्ति बना के बैठे हैं, उनको वो काम देते हैं ऊपर ऊपर। वो लोग उनका यहाँ जिले में शोर शराबा करते हैं। बहुत अच्छे विधायक जी हैं, बहुत अच्छे विधायक जी हैं। अरे भैया, शादी कराने से कोई बहुत अच्छा नहीं बन जाएगा, तू को शादी करा देने से भी देने से मुख्तार क्या काम करवाए बताओ? मुख्तार काम क्या करवाए बताओ? लाइट वाइट का काम है, सब सही कराए हैं। अब क्या अब जैसे ये जिला बुनकरों का है, आप मानते हैं ना, बुनकरों का ये जिला है। हाँ, चलो आओ। तो बुनकर यहाँ पे लाइट की समस्या होती, फिटर कम थे, उसकी वजह से मतलब ट्रिप हो जाता था, लाइट कट जाती थी। तो वो आज की डेट में वो सिस्टम मतलब गड़बड़ नहीं है, सब सही हो गया है।
मतलब ट्रांसफार्मर की कमी थी। अच्छा। तो वो सही हुए। अच्छा। हाँ हुए हैं, ऐसा ही काम ऐसा नहीं है। आप भी हैं मऊ में देख रहे हैं, पहले क्या था आज क्या है। अच्छा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सब विधायक जी किए हैं, यहाँ के चेयरमैन भी किए हैं, यहाँ के और भी जो हैं सांसद हैं, जो भी हैं, जो निधियाँ हैं, सब लोग ने मिलके किया है। विधायक जी का बताओ, सांसद क्या, विधायक जी का बताओ बस। मतलब विधायक जी तो लाइट का काम नहीं किए हैं। ये बता रहे हैं यही रोड देखिए, यही रोड सपा के गवर्नमेंट में चालू हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं पूरा हुआ है। सपा से नहीं बसपा से आए थे। तो वो मैं सपा का हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विधायक जी के मतलब वो कह रहा हूँ। हम पूछ रहे हैं विधायक। भाई साहब एक काम 25 साल में एक काम गिना दीजिए। भाई हल्ला नहीं करो, पहले हल्ला नहीं करो। मैं बोल भाई हल्ला नहीं करो। मैं बोल रहा हूँ विधायक जी का यानी मुख्तार अंसारी करवाया करो, वह मऊ सदर में काम गिनवाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अखिलेश यादव वो करवाया काम गिनवाओ। मैं तो मैं आपसे लाइट लगवाए। हाँ लाइट का वो तो लाइट लगवाए हैं, ये बता रहे हैं मुख्तार अंसारी। लाइट लगी गजब वाली बात कर रहे हैं कि लाइट कहाँ लगी है, कहाँ से लाइट है। नगर पालिका ये नगर पालिका का पैसा है, वो नहीं कह रहा हूँ। नगर पालिका आप जाइए। तैयब पालिकी सुनिए, तैयब पालिकी जी आप ही बताइए कि वो, अरे यार सुनिए ना, जनप्रतिनिधि वो थे, उनको चाहिए था कि हमारे यहाँ जो हमारी बेसिक समस्याएं जो हैं, जो जिस तरह रोजगार की समस्या है, आपके बुनकर भाई आप हैं, आपके जो साड़ी की समस्या है, यहाँ पे बड़ी मंडी बनवाते। हम गुजरात में सूरत में बड़ी मंडी है कि पूरा वहाँ के जो भी वहाँ के टेक्सटाइल के भाई हैं, उनका वहाँ एक मिनट भैया, वहाँ पे उनके लिए हब है, वहाँ से बिक्री करते हैं। आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपकी माल यहाँ से उठा के ले जाता है। सोचते हैं हम मऊ के मुसलमान की कच्चा में माल बेच दे, कोई हैदराबाद में पैसा दबा लेता है, कोई मुंबई में दबा लेता है, कोई कहीं। तो इन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए था। नगर पालिका की ज़मीन थी, वहाँ पे बनवाते बढ़िया तरीके से, यहाँ मार्केट बनवाते कि यहाँ लोग बाहर से आते, तो यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का जो व्यवसाय है बढ़ता, यहाँ होटल वाले को लाभ मिलता है, यहाँ के खाने वाले को लाभ मिलता है, यहाँ के रिक्शे वाले को लाभ मिलता है, यहाँ के ट्रेवल वाले को लाभ। जी अब इनकी बात सुनना प्लीज। हाँ बताओ। अभी ऐसे हमें ये उम्मीद है अब की जो सरकार बदलने जा रही है, हाँ जा रही है बदलने, कन्फर्म हो? एकदम कंफर्म है। हम 99% कंफर्म है। कौन आएगा? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो पिछली बार बोले थे कि मंडी बनेगी मऊ में, बुनकरों के लिए मंडी बनेगी, तो इसलिए हम लोग वोट करेंगे उनको। मैं उनकी पार्टी से हूँ, मैं तो मतलब उनको वोट करूँगा ही। तो अब यहाँ तक बात ये है, अभी देखिए खलीलाबाद के भाजपा के विधायक जय चौबे जो समाजवादी में आ गए हैं, और ये क्या बोलते हैं, खलीलाबाद चले गए, मऊ की बात हो रही है, गाँव संत कबीर नगर चले गए। तो बदलाव चल रहा है। हर जगह के रोज नाराज हैं, हर जगह के लोग नाराज हैं। अभी देखिए पंडित जी जो भाई हैं हमारे, वो सब लोग नाराज चल रहे हैं। पंडित जी अगर हैं तो माफिया हैं। एक सेकंड, पंडित जी लोग नाराज चल रहे हैं। हाँ, आपका कहने आपका कहने वाला ब्राह्मण समुदाय नाराज चल रहा है। हाँ, नाराज चल रहा है। किससे? योगी सरकार से। काहे? अगर जैसे पंडित जी हैं, अगर नाम आप माफिया हैं पंडित जी लगाए, तो उनके खिलाफ उनका इनकाउंटर होगा। जहाँ नाम लेके बताओ, ऐसे पहली मत बुझाओ गुरु। अभी रुकिए, अभी रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी जानकारी में जो चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोरखपुर के हैं हरिशंकर तिवारी, यहाँ पे सब लोग लगभग जानते होंगे उनको। उनके हाथे पे डेली छापा मरा रहा था, सिर्फ वो पंडित थे। उनका पुराना मामला योगी आदित्यनाथ से है। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से हार मान गए, उसके बाद विधायक जी के पीछे लग गए। जब वहाँ से हार माने यहाँ के विधायक जी, हाँ मुख्तार अंसारी के पीछे, वहाँ हार गए। हाँ, आपको पता ही नहीं है, हाथे पे रोज छापा हो रहा था। हाँ, हर बिरादरी खफा है, हर बिरादरी खफा है। मैं ये नहीं कह रहा। भाई साहब सुन लीजिए मेरी बात। हैं बहुत से लोग हैं। भाई एक सेकंड, मेरी बात हल्ला नहीं, मेरी बात एक सेकंड, इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप काटिएगा। पहले सुन लीजिए, फिर काटिएगा। हाँ, आप तुम बोल रहे हो कि हरिशंकर तिवारी जी के यहाँ रोज छापा पड़ रहा है। शायद इस फैक्ट को नहीं पता हो कि मैं 4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले विनय शंकर तिवारी का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ। ठीक है, इंटरव्यू करके आ रहा हूँ विनय शंकर तिवारी का, हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। ठीक है, और हाथी में ही इंटरव्यू हुआ है। चलो तो लेकिन तुम्हारी बात मानेंगे कि हाथे में रोज छापा पड़ रहा है, और अब आ गए मऊ वहाँ से हार के योगी आदित्यनाथ।
कि मुख्तार अंसारी को परेशान किया जाए। हैं, अच्छा फिर क्या हुआ गुरु? तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। अरे तुम जवाब नहीं भैया, गुरु तुम बात परेशान कर ही रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ बिल्डोजर चल रहा है, सब कुछ चल ही रहा है ना। अरे तुम बताए कि ब्राह्मण गुस्सा है, एक घटना बताए भाई साहब, हम बताते हैं। मैं घटना तो बताया हूँ ना। गैंगस्टर बोले, उसका गैंगस्टर का नाम ही नहीं लिए तुम कैमरे पे। किस गैंगस्टर की बात कर रहे हो? मरवा दिए उसको? मैं बता रहा हूँ भैया, सुनिए क्या कहना कौन मरवा दिया? मैं तो ये बोला नहीं मरवा दिए। इनकाउंटर नहीं हुआ है, ब्राह्मणों का इनकाउंटर नहीं हुआ है। कौन ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है? अच्छा, विकास दुबे का हुआ है। विकास दुबे नहीं, विकास दुबे नहीं, हाँ हुआ है। यहीं पे मऊ जिला में हुआ है, मऊ जिला में हुआ है। किसका? सब लोग जानते हैं, डरने की बात नहीं है। तो है यहीं पे सब है। नाम बताओ ना गुरु। अरे उनका हम बताते नहीं, नाम मुझे मालूम है। राकेश पाड़े नाम था, हनुमान पाड़े। हाँ यही ना? क्या नाम था? राकेश पाड़े, हनुमान पाड़े। राकेश पाड़े उर्फ हनुमान पाड़े, यही नहीं कहना चाह रहे थे आप? सुनिए, अगर ब्राह्मण अगर कत्ल करके आता है तो इनका मसीहा बन जाता है। मुख्तार अंसारी जी, सागर रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आपने बोला, मैं कुछ नहीं काटा हूँ, मुझको बोलने दीजिए। मुख्तार अंसारी कत्ल करके आता है तो मसीहा बन जाता है। मुख्तार अंसारी मेरा मसीहा है, हम लोग वोट देंगे। अगर 20 मर्डर करके आता है तो मसीहा बन जाता है। और कह रहे योगी सरकार जो उंगली उठा रहे हैं बार बार, लेकिन ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। अब देखिए, ब्राह्मणों की मऊ की बात करूंगा, रुकिए, मैं मऊ की बात करूंगा, 1 मिनट, मैं मऊ की बात करूंगा। आप हरसंग तिवारी पे, मैं मऊ पे आ रहा हूँ। यही मऊ में मारा गया अभी जो आपका धीरज सिंह, इसी सरकार मारा गया, सबको पता है। धीरज सिंह मारा गया, उसमें मऊ में मारा गया। सुजीत सिंह बुढ़ा मारा गया, मऊ में ही मारा गया। अखंड सिंह मारे गए हैं, इसी सरकार में गिरे हैं सब सारे। कुछ ऐसे लोग मरे। लालू यादव इसी मारा गया। क्या हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू नहीं थे? ये ब्राह्मण थे सिर्फ। कैसे विकास दुबे की बात कर दी? विकास दुबे मारा गया, एक ब्राह्मण था, 4 छत्री मारे गए। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, आप नहीं कर रहा हूँ मैं। जो क्वेश्चन इनसे किए हैं उनका मैं जवाब को दे रहा हूँ। आप इसको भी दिखाएं। एक ब्राह्मण की बात की है और 4 छत्री मारा गया, एक यादव मारा गया। वो कहाँ थे? वो कौन था? थे ही ना, तो मैं तो बताया हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। यादव मारे जाएंगे, यादव मारे जाएंगे, ब्राह्मण मारे जाएंगे। जो नीची धर्मेंद्र सिंह यादव था, सुजीत सिंह यादव था, सुजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, धीरज सिंह, 3 छत्री मारे गए। अखंड सिंह मारे गए। ऐसा कुछ नहीं है, मुख्तार वाली बात कुछ नहीं है। यादव भी तो मारा गया, सोनसा वाला हरिकेश यादव सोनसा का, उसको भी तो मारे लोग। क्यों नहीं बता रहे हैं लोग? बताएं वो बताएं उनका नाम। हरिकेश यादव का नहीं बताए, हरिकेश यादव, सिंह खुटान का नाम नहीं बताए, सुजीत सिंह बुढ़वा, हल्दे मऊ, लालू यादव, ये लोग भी तो मारे गए इस सरकार में। इन्होंने बताया, मैं बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं बताए? इस सरकार में ये लोग मारे गए। अमीर फैसल अंसारी नाम है। ये बता रहे थे केवल ब्राह्मणों का नहीं हो रहा है, जो अपराधी है उनका इनकाउंटर हो रहा है। भैया बात कहना चाहेंगे, सुनिए भैया, बताया ना भैया आपको, बहुत सारे हिंदू भी मारे गए, ब्राह्मण के बाद बहुत सारे छत्री मारे गए, यादव मारा गया, मौर्य मारा गया, मारे गए सब लोग यहाँ पे। भैया जो अपराधी होगा वो इस सरकार में मारा जाएगा, चाहे अभय सिंह होगा, और चाहे सुनील दुबे हो, और चाहे संजय पाड़े हो, चाहे जो भी हो, जो अपराधी होगा वो मारा जाएगा। ये सत्यता है, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहें। गलत करेंगे तो आप फंसेंगे। मारना चाहिए जो अपराधी है। सरकार का टारगेट। गुरु तुम एक बात नहीं अभय साहब, गुरु अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो भाई साहब, मेरी बात सुन लिया। मेरी बात आप 1 मिनट सुनिए। सरकार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, ठीक है। जो ए श्रेणी के अपराधी हैं वो मारे जा रहे हैं इनकाउंटर में, और जिससे कि जिला मुक्त हो रहा है अपराधियों से। भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो ए श्रेणी के अपराधी हैं वो मारे जा रहे हैं, उनका इनकाउंटर होना जरूरी है और होना चाहिए। सबके लिए फायदेमंद, सबके लिए फायदे, आम जनता के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सर्विसमैन के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है। 4 साल से उनकी बाइकें नहीं छीनी जा रही हैं, जो रोडों पे बाइक छीनी जा रही थी, ये सब कम हो गया है। ठीक है। अच्छा मेरी बात गुरु ये हो रही थी ना, बहस इस पे शुरू हुई। मुद्दा ये है गुरु, बहस उस पे शुरू हुई कि आपने कहा था कि इस सरकार में ब्राह्मण समुदाय के लोग परेशान हैं, और उस पे ये जो है इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। अब गुरु आप फंसे हैं। नहीं, आप देख रहे हैं परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, सब भाग रहे हैं। तुम अपनी वाली बात चलो। अब सुनो। अब गुरु बात ये है ना कि अब ये बात हो रही है कि गुरु बहुत हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार का अपना दावा हो गया, विपक्षियों का अपना दावा होगा। सरकार बोलती है कि एनकाउंटर करेंगे, घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। विपक्षी बोलते हैं कि अरे वही गोरखपुर में तो मनीष गुप्ता का मर्डर हो जाता है। लोग बोलते हैं कि वही पुलिस स्टेशन में 2 फीट के ऊंचाई से टोटी से लोग लगा के आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो सबके अपने अपने आरोप हैं यार, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर पे सबके अपने अपने आरोप हैं। हाथरस कांड हो गया तो इसी सरकार में हुआ है, और माफियाओं पे, हाँ
लखीमपुर खीरी भी इसी सरकार में हुआ है। तो कथित रूप से माफियाओं पर बुलडोजर चलाया गया, तो वो भी इसी सरकार में हुआ। दोनों ही तरह की बातें हो रही हैं गुरु। लेकिन गुंडागर्दी से ना सरकार चलती नहीं है, ना गुंडागर्दी से हमारा 5 साल कटता है। गुंडागर्दी कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो चाहे ना हो, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा चपाचपी से ना माहौल गड़बड़ा जाता है। ये हर जगह होता है। मऊ में अभी होना क्या चाहिए हमको ये बताए कोई। आप बताइए विनय जी, आप बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे भरोसा है कि आप मुझे डांटे बिना अपनी बात कहेंगे। बताइए मऊ की राजनीतिक दिशा जो है, मऊ को चाहिए क्या, मतलब सुविधाएं क्या क्या चाहिए, क्या कैसा स्कूल चाहिए, कैसा अस्पताल चाहिए, कैसी बिजली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसा नाली चाहिए, कैसा व्यापार चाहिए, कौन सी मिल्स बंद हैं जिनको चालू करवाना है, कैसी मिल्स लगवानी है, क्या मऊ लगातार आजमगढ़ और बलिया के बीच में टंगा रहेगा, आजमगढ़ मऊ बलिया और गाजीपुर के बीच में टंगा रहेगा, कि मऊ की अपनी भी कोई पहचान होगी। सर कल्पनाथ राय के बाद तो विकास रुक गया था। कल्पनाथ राय की बात, कल्पनाथ सर सुनिए नहीं मीना जी, कल्पनाथ, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसके बाद आप पहली बार एक विकास कार्य जो है ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट योजना जो है अपने मऊ जनपद में मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। मेडिकल कॉलेज का भैया ये बताएं, मिल को बंद करके मेडिकल कॉलेज खोलना कहाँ तक की बढ़िया बात है। हमारी मिल को चालू करिए, रोजगार दीजिए, मेडिकल कॉलेज और सर मैं बातचीत बंद करता हूँ, ठीक है, अब हो गया मेरा, अब मैं इतना अधिक नहीं सुन सकता। आप लोग के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि नहीं, आप लोग के अंदर इतना धैर्य नहीं है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज मऊ के लिए। पूरी बात हो जाने दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर नहीं बोलने देंगे तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा, ठीक है, चला जाऊंगा सर एकदम। अब शौक से जा सकते हैं, आपकी मर्जी सर। लेकिन मैं इस बहस में 4 बार सुन चुका हूं कि कल्पनाथ राय आज से करीब, सुन तो लीजिए, आज से करीब 22-23 साल पहले नहीं रहे। 22-23 साल के बाद हमें 2022 में नई सरकार चुननी है, और हमारे प्रतिनिधि जो 5 साल थे यहाँ पे वो वोट मांगने आएंगे हमसे, ठीक है, और हमें उन्हें किन चीज़ों के सवाल पूछने हैं। उन्होंने 17 में क्या वादा किया और 22 के लिए क्या वादा करके जाएंगे, हम किन किन चीज़ों के जवाब लेंगे उनसे। अब ठीक है, कल्पनाथ राय की बात हो गई, कितनी बार नाम लिया जाएगा? अभी 22 साल पहले से राजनीति चलेगी? नहीं। अब अभी क्या चाहिए? अभी 17 से बाद का बताइए मुझे क्या चाहिए। बात को दूसरे तरीके से समझ लिए आप। मेरा कहने का तात्पर्य यह था, कल्पनाथ राय जी का नाम इसलिए लिया कि उसके बाद मऊ में कोई बड़े प्रोजेक्ट पे विकास नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं दिखा कि होना चाहिए। पहली बार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है मेडिकल कॉलेज का इस भाजपा सरकार द्वारा जो है मऊ को दिया गया है। इस बीच में 20 साल के बीच में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रहा है। अब भाई साहब ने कहा कि मिल बंद करवा करके, वाकई दुखद घटना थी। जिस समय मऊ का जो है परदहा मिल बंद हुआ, स्वदेशी काटन मिल बंद हुआ, मऊ से 10 किलोमीटर की दूरी पे बड़ौरा मिल है वो बंद हुआ, 150 एकड़ में परदहा, ये सब जो है हमको लग रहा है कि 20 साल पहले की बात है, लगभग 15-20 साल जो 2000 के आसपास, 2005 के और 2000 के बीच में जो है ये सब बंद हुआ था। वाकई ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना थी कि जिस समय यह मिल बंद हुआ तो इसमें घर घर जितने वर्कर काम करते थे सबके घर के चूल्हे जलने बंद हो गए। लेकिन आज एक उम्मीद है, मिल किसी कारणवश चालू नहीं हो पा रही है। अगर उस पर प्रोजेक्ट आता है मेडिकल कॉलेज का या किसी अन्य जगह पे आता है, अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ भी चालू होता है तो यहाँ भी अन्य लोगों को रोज़गार मिलेगा। मेडिकल हॉल खुलेंगे, बेड बढ़ेगा, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ सुविधा जो है आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन यह दुखद था कि जो है कि मिल बंद हो गया। हाँ, अब बताइए क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है। गौरव, क्या करते हैं गौरव? जी हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? जी यूपीएससी की करते हैं। यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं? जी जी बताएं गौरव। जी मैं तो अपने एक मुद्दा आपके सामने रखना चाह रहा था कि जो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, बसपा किसी का भी हो, जो मतलब कि एक वैकेंसी के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रहा है और जो फ्रॉड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी मैं जल्दी ही यूपीएसआई की वैकेंसी का निकला था, पेपर दे के आया हूँ, तो उसमें लगभग जो कट ऑफ पिछली बार गई थी और जो अभी है उसमें मेरा लग रहा है कि कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी सूचना आ रही है कि कुछ ऐसे लड़के जो पीईटी में जो एकदम मतलब कि फेल होने के कगार पे थे और इसमें उनका रिजल्ट आ रहा है 160 में 158। ये कहाँ कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट अगर किसी एजेंसी पे पैसा नहीं खर्चा करना चाहती तो एग्ज़ाम क्यों लेती है? टेट का एग्ज़ाम हुआ,
ऐसे ऐसे लड़के जो बहुत ही गरीब तबके से थे, किराया भाड़ा का अरेंजमेंट करके आए, और जब एग्ज़ाम आप ही का मैं देखा था कि आप जाके पूछे थे कि 2 घंटे तक उनको बैठाया गया, पूरा पेपर कराया गया, उसके बाद उनको बताया गया कि ये कैंसिल हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा क्यों मतलब गलत हो रहा है लोगों के साथ। विकास अगर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर युवाओं को रोजगार के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं, कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है। टेट का 3 बार पेपर हुआ, तब फेल हो गया। अभी एसआई में अभी ये लटका हुआ है कि इतना ज़्यादा जिनका मार्क्स पहले वाली जो मतलब नॉर्मल सा पेपर था जिसमें क्वालिफाई कर लेना, अगर उतना टॉपर वो लड़का है तो वो पिछली में मतलब 40% पा रहा है और इसमें टॉप हो जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? और ऐसा एक नहीं, पूरी लिस्ट है कि जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ एक स्टूडेंट होने के नाते कि उसके कम से कम 140 के ऊपर जो भी नंबर पाए हैं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 160 में आप 158 सही कर दें, किसी किसी का 160 तक सही है। ये कहाँ से पॉसिबल हो सकता है? मतलब 50 में 50, 50 में 50 सब करते चले जाएंगे आप। तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि 140 के ऊपर जिनका है, तो सरकार वैकेंसी अगर निरस्त नहीं कर रही है तो कम से कम उनके ऊपर जांच तो बैठा दे। उनको कम से कम एक आप मेडिकल कॉलेज में भी कुछ कह रहे थे, ये भी बताइए। जी, मेडिकल कॉलेज में हम ये कह रहे थे कि जैसे अगर 4 साल हो गया इनको, तो अगर कोई चीज़ का अगर उद्घाटन करना है या कोई भी करना है, 4 महीने की सरकार क्या अभी जान रहे हैं कि वो चुनाव होने वाला है, अब जाके वो नींव डाल रहे हैं, हर एक जगह जा जाके अपना ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये खुलेगा, यहाँ पर ये। तो ये प्रोजेक्ट तो उनके दिमाग में पहले भी रहना चाहिए। 4 साल के कार्यकाल बहुत होता है, तो ये साल मान लीजिए साल भर छोड़ दीजिए, लेकिन 1 साल के बाद तो उनको प्रोजेक्ट में हाथ तो डालना चाहिए। उनको ये तो करना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के नाम पे इतना पिछड़ा हो गया है ये इलाका कि मतलब पूर्वांचल को लोग, अगर मैं दिल्ली में था तैयारी कर रहा था, तो मतलब कि कोई इस तरीके से नहीं देखता है कि हम पूर्वांचल के हैं। तो हाँ, अगर आप ये यूपी अब ये वेस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है, दिल्ली से सटा हुआ एरिया है एनसीआर वाला, तो वहाँ पर लोगों को हाँ ठीक है सरकारी नहीं मिल रही है, कम से कम प्राइवेट के लिए इतना साधन तो है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी अगर लड़का है, चाहे पॉलिटेक्निक किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर जाके वो जॉब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ के सारे लड़के वहाँ भागते हैं। ढंग का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है यहाँ पर कि अपने, अभी लड़कियाँ ही हैं, अभी तो कितने घर के ऐसे मेंबर होंगे जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते होंगे। उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। लगाते हैं हम ना, हमारे उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अरे वो काहे बोलते बोलते भाग गए? इनको बता के गए। अच्छा, आपको बता के गए हैं वो? नहीं बता के नहीं गए सर। नहीं, हमको देखिए, हमको उनकी बात सुन ली है, उनकी बात रिकॉर्ड हो गई है। चलिए सर, हम समझ जाएंगे आप वो बता के गए। हम कर रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि पहली बार जो है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, दूसरी बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, और तीसरी बार भाजपा पूर्ण बहुमत में आई है। इसके पहले 2 पार्टियों के बारे में भी सोच लें तो मऊ जनपद के बारे में जो है उस सरकार ने कोई काम नहीं किया। भले उनके प्रतिनिधि जो है दारा सिंह चौहान भी सांसद में रहे तो सांसद रहे, बसपा में रहे सांसद रहे, सपा में रहे तब भी सांसद रहे, कोई काम नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि इनका भाई साहब का कहना यह था कि लास्ट टाइम में ही क्यों किया गया। सवाल ये है, हम कह रहे हैं इसके पहले भी 2 सरकारें थीं, क्यों नहीं मऊ पे ध्यान दी? अगर पहले की सरकार, तो इस सरकार को चुने क्यों हम? आप अगर चुने हैं, सुनिए, वोट दिया हूँ और इसी उम्मीद पे वोट दिया था कि ताकि मैं मैं पिछले सरकार से अगर चलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप ललन टॉप यूपी पे बातचीत देख रहे थे, शुक्रिया।